ओवर थिंकिंग एक्चुअली में कर्स ना होके ब्लेसिंग्स हैं। कैसे? मतलब भगवान ने आपको दिमाग दिया है सोचने के लिए और आपको विचार आ रहे हैं, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? मेरे ब्रेन को पता ही नहीं लगा कौन सा खाना है, कैसा खाना है, कौन सा उसके किस तरह का फूड है, तो वो कौन सा केमिकल ट्रिगर करे। ऐसा क्यों है? नींबू बोलने पे वैसा टेस्ट आ रहा है। फिंगरप्रिंट्स के थ्रू एक बंदे की पर्सनालिटी, एक बंदे का सोचने का तरीका, बिहेव करने का तरीका, एक बंदे की पूरी लाइफ आप बता सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट खुशी एंड वेलकम बैक टू नमा टॉक्स। आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट जुड़े हैं, बट उनको इंट्रोड्यूस करने से पहले आप सब्सक्राइब बटन को क्लिक करिए और बेल आइकन दबाइए अगर आपको कोई अपडेट मिस नहीं करना। तो आज हमारे साथ है मिस्टर विकास नागरू। ही इज़ अ ब्रेन परफॉर्मेंस एक्सपर्ट। सर, आप फिंगरप्रिंट्स को एनालाइज करते हैं, आप ब्रेन एनालाइज करते हैं, आप न्यूरोसाइंस के थ्रू बहुत बहुत सिंपल चीज़ें जो हम नॉर्मली करते हैं उन चीज़ों के बारे में आप साइंटिफिकली समझाते हैं। तो सर, एक बार आप अपने बारे में बताइए हमारी ऑडियंस को प्लीज़। पहले तो खुशी, थैंक यू इनवाइट करने के लिए, इस अपॉर्चुनिटी को देने के लिए, नमा टॉक्स पे बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच ग्रेटिट्यूड। और आपकी ऑडियंस बहुत अच्छी है, उन ऑडियंस के लिए हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कुछ उनको नया देके जाएं। थैंक यू सर। हमारा एक ही काम है, आपने बचपन से सुना होगा, आइंस्टीन का ब्रेन संभाल के रखा हुआ है। हाँ मतलब अनलिमिटेड नॉलेज है उनके पास, हाँ इन्फिनाइट पावर थी। जब ये वर्ड है ना इन्फिनाइट, कि इन्फिनाइट पावर कैसे हो सकती है किसी के पास? हाँ और यहाँ हमारे 10th में मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे। वो बोलते हैं कि आप 10,000 लाइब्रेरीज याद कर सकते हो, 10,000 बुक्स को एक बार में याद कर सकते हो, इतनी पावरफुल ब्रेन है। यहाँ हमसे ये हो रहा है कि 11th में केमिस्ट्री के 4 फार्मूला याद नहीं हो रहे। हाँ तो वो कहीं ना कहीं क्यूरोसिटी थी। तो उसको समझने के लिए जब हम इस फील्ड में आए तो समझ में आया हाँ। कि ब्रेन की पावर तो सच में इन्फिनाइट है, लेकिन उसकी पावर इन्फिनाइट तब है जब आपको पता हो। एंड अच्छा। मोस्ट ऑफ द केसेस में पता ही नहीं है कि किसी के पास क्या टैलेंट है। हाँ, जैसे एक मूवी आई थी लूसी करके, हाँ या तो उसमें दिखाया था कि हम अपनी ब्रेन की कैपेसिटी यूज़ ही नहीं यूज़ ही करते, नहीं करते हैं। और अगर हम फुल कैपेसिटी यूज़ कर ले तो हम कुछ भी कर कुछ सकते हैं। भी जिसको आप सिद्धियां बोलते हो, जिसको आप पावर बोलते हो, सुपर ह्यूमन बोलते हो, व्हाट इज दैट? दैट इज आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाकर अपनी सेल्फ डिस्कवरी के लिए एफर्ट्स लगाते हो। ओके। तो वही देखो, सेल्फ व्हाट इज अ सेल्फ डिस्कवरी और क्या है आउट ऑफ कंफर्ट। 50 साल का व्यक्ति है जो शायद जिसको रोज का खाना बनाने में वैसे इतनी एफर्ट लगाने पड़ रही है, इतनी स्ट्रेंथ लगानी पड़ रही है, इतनी ताकत लगानी पड़ रही है कि वो डेली के अपने खर्चे नहीं निकाल पा रहा। हाँ वहीं 20-20 साल के बच्चे हैं जो मल्टी मिलियनर बन रहे हैं ढंग के कंटेंट से या अच्छी कंपनी चलाकर। ठीक है। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू आर यूजिंग योर पावर्स। ठीक है। एंड उससे पहले आप अपने बारे में कितना जानते हैं, ठीक तभी है। तो आप सही डिसीजन लेंगे। ठीक है। इट्स ऑल अबाउट सेल्फ डिस्कवरी। ओके। तो सर, आप पर्टिकुलरली करते क्या है? ओके, मेरे को समझना है। हमारा एक ही काम है, अगर आपके पास दिमाग है ठीक उस है। दिमाग को कैसे इस्तेमाल करना है उसमें हम आपको हेल्प कर सकते हैं। ठीक तो है। यानी कि इसको कैसे यूटिलाइज करना है ताकि आप मैक्सिमम पोटेंशियल को यूज़ करके अपनी सक्सेस को जल्दी, समय से पहले अचीव कर सकें। ठीक है। तो कोई इंसान की ब्रेन कैपेसिटी सपोज 2% है, आप उसको 5% या 10% कैसे पहुँचाते हैं? देखिए, पहली बात तो ना, ये परसेंटेज का जो एक टर्म निकला था ना कि आइंस्टाइन ने अपना 6% ब्रेन यूज़ किया था, हाँ। ये बहुत बड़ा मिथ है। ये हम जब भी इस दिमाग का इस्तेमाल करते हैं वो पूरा एक बार में एक साथ यूज़ होता है। सवाल ये है कि हमने इसको कितना नर्चर किया। जैसे मान लीजिए, जैसे आप होस्ट हैं। ओके। अब अगर आप जैसे आपने, जब आपको याद हो, आपने जब पहला होस्ट किया होगा और आज इतने टाइम में आप इतने होस्ट कर चुके हैं, उसमें दिन रात का फ़र्क है। बहुत। इट्स ऑल अबाउट नर्चरिंग एक्सपीरियंस। experience. What is experience in neuroscientific terms? You are making some new synaptic connection in your brain. मतलब आप हाँ। ब्रेन में एक सेल है, उस सेल का काम है दूसरे सेल से दोस्ती करना। ठीक है। ठीक है। अब दोस्ती कब होगी? जब उसको आप काम पे लगाओगे, ठीक जब है। आप उसको बाहर घुमाने लेके जाओगे। व्हाट डज इट मीन्स? आप उसको नर्चरिंग कर रहे हो। ठीक है। आप होस्टिंग कर रहे थे तो लगातार आपने अपने काम किया, नए न्यूरॉन्स को काम मिला, उस न्यूरॉन ने दूसरे न्यूरॉन से दोस्ती करी, उसने मैक्सिमम फ्रेंडशिप करी, उस ब्रेन को नर्चरिंग बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। परफेक्ट। हम क्या करते हैं, आपके ब्रेन को समझने के लिए हम फिंगर टिप्स से आपका ब्रेन समझते हैं। ओके। और फिंगर टिप्स से हम ये समझते हैं कि इस ब्रेन में कौन कौन सी पावर है, इस ब्रेन की क्या वीक पॉइंट्स हैं, इस ब्रेन का बिहेवियर कैसा है, इस ब्रेन की लाइकिंग या डिसलाइकिंग कैसी है। क्या मतलब हुआ? क्या ये व्यक्ति या ये ब्रेन किसी टीम के साथ काम भी करेगा या नहीं करेगा? क्या ये ब्रेन सोलो प्लेयर है या टीम प्लेयर है? क्या ये ब्रेन म्यूजिक के लिए बना है
या ये गेम्स के लिए बना है, या ये किसी कॉर्पोरेट जॉब के लिए बना है, या किसी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बना है, या ये कौन से सब्जेक्ट के लिए बना है, रिसर्चर है या फॉलोअर है, या किस तरह की पर्सनालिटी लेके, जिस तरह के आपके सवाल हो सकते हैं उस तरह का आपको हर सवाल आपके ब्रेन से संबंधित डिटेल में पता लगता है, क्योंकि हम ब्रेन को समझते हैं। सर आप फिंगरप्रिंट से पूरा ब्रेन के बारे में बता सकते हैं, हाँ, पर्सनालिटी के बारे में? नॉट ओनली पर्सनैलिटी, योर पर्सनैलिटी, आपका सीखने का तरीका, आपको एक्वायर करने का तरीका, लर्निंग स्टाइल जिसको बोलते हैं हम। एक्वायर, 4 तरह के हमारे एक्वायरिंग स्टाइल्स हैं। बिहेवियर, डिटेल में बिहेवियर जितने जिस पे डॉक्टर्स काम करें कि आप डोमिनेंस पर्सनैलिटी हैं, या प्रभावित हो जाते हैं किसी से, या किसी को प्रभावित कर देते हैं, या बहुत ही रिलैक्स यानी कि स्टडी पर्सनैलिटी हैं, या बहुत ही कंप्लायंस वाले हैं जिसके लिए नियम कायदे बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कौन सी पर्सनैलिटी, ये भी पता लगता है। सर मेरे को बहुत इंटरेस्ट जाग चुका है अब इस चीज़ में कि आप ये करते कैसे, कि आप फिंगरप्रिंट्स के थ्रू एक बंदे की पर्सनालिटी, एक बंदे का सोचने का तरीका, बिहेव करने का तरीका, एक बंदे की पूरी लाइफ आप बता सकते हैं सिर्फ फिंगरप्रिंट्स के थ्रू। हाँ, यहाँ कैसे? पे एक छोटा सा ये बता दूं, वी आर नॉट एस्ट्रोलॉजर एंड वी आर नॉट साइकोलॉजिस्ट, वी आर okay. जस्ट अ फिंगर टिप रीडर्स, वी आर नॉट पामिस्ट ऑल्सो। अच्छा। हमारा काम है, जब एक कोई भी बच्चा होता है, जब माँ की गर्भ में होता है, साइंस ये बोलती है कि उसके 4th मंथ के आसपास यानी कि 13th वीक के आसपास उसका ब्रेन बनना शुरू होता है, तब उसके फिंगर टिप्स बनते हैं एज पर साइंस। ओके। फिर कब तक बनते हैं? 21st वीक तक बनते हैं, यानी कि 7वें महीने तक बनते हैं। इसी वजह से 7वें महीने का बच्चा सर्वाइव कर जाता है। हमारे एक बहुत सीनियर डॉक्टर रहे हैं, रिसर्चर हैं, डॉक्टर रॉजर स्पेरी, जिनको 1981 में नोबेल पुरस्कार भी मिला। ही इज़ द पर्सन जिन्होंने एस्टेब्लिश किया रिवर्स इंजीनियरिंग से कि देयर इज़ अ 2 ब्रेन्स, वन इज़ अ लेफ्ट ब्रेन, वन इज़ अ राइट ब्रेन। उससे पहले तो हम एक ब्रेन मानते थे। हाँ। उसके बाद ये पता लगा, फिर उन्होंने और डीप डाउन जाके पता किया कि जब ब्रेन के साथ आपके फिंगर टिप्स कनेक्टेड हैं, तो यानी कि हर फिंगर के साथ आपके ब्रेन के 5 हिस्से जो लेफ्ट में हैं, 5 हिस्से जो हमारे राइट में, वो फिंगर से कनेक्टेड है। ठीक है। तो आपको अगर ये पता लग जाए, क्योंकि जब ब्रेन का प्रिंट कहाँ रहा है? फिंगर टिप्स पे। ठीक है। हम पाम तो पढ़ नहीं रहे। हाँ। अच्छा, टिप्स कभी भी हर किसी के यूनिक होते हैं। आज तक आपने कभी सुना है कि किसी 2 व्यक्तियों के सेम फिंगर टिप्स हों? नहीं, क्योंकि फिंगरप्रिंट से बहुत कुछ हमारा आइडेंटिटी स्टोर होती है। यानी कि भगवान ने 800 करोड़ अगर बनाए हैं, तो 800 करोड़ तरह के दिमाग हैं, 800 करोड़ तरह के फिंगर टिप्स हैं। उसने रंग सेम बना दिया, आंखें सेम बना दी, नाक सेम बना दिया, हाइट सेम बना दी, यहाँ तक कि किसी के तिल है तो तिल भी कई जगहों ऐसे हैं कि उनका सेम ही जगह पर है। क्यों फिंगर टिप्स अलग बनाए? क्योंकि हर ब्रेन अलग है। सर ट्विंस का भी डिफरेंट होता है? आइडेंटिकल ट्विंस का डीएनए सेम होता है, हाँ। लेकिन फिंगर टिप्स अलग होते हैं। क्या बात कर रहे हो सर? ये तो आप अभी एक मूवी भी आई थी, मैं नाम भूल रहा हूँ एक्टर का, 2 मूवीज़ आई थी, एक तो आदित्य कपूर की आई थी, एक और मूवी आई थी। और छोड़ो, आप पुरानी फिल्मों में चले जाओ, किसी भी हॉलीवुड मूवी में चले जाओ, किसी भी क्रिमिनल को कैसे पकड़ते हैं? उसके फिंगर टिप्स से। हाँ। और अभी जो 2 मूवीज़ आई उसमें भी क्या था? वो आइडेंटिकल ट्विंस हैं, उनका डीएनए सेम था, लेकिन फिंगर टिप से पकड़े गए वो। तो किसी भी व्यक्ति का फिंगर टिप सेम नहीं हो सकता दूसरे व्यक्ति के साथ, और लाइफ लॉन्ग चेंज नहीं हो सकता। यानी कि अगर एक दिन का बच्चा है, अगर वो 100 साल का होगा, तो पूरे 100 साल तक उसकी स्किन जितनी बार मर्जी नहीं आ जाए, कट जाए, बर्न हो जाए, अगर प्रिंट आएगा तो दोबारा वही आएगा जो पहले उसको मिला है। दैट इज़ परमानेंट, फॉर रियल, हमेशा के लिए। तो सर आप फिंगरप्रिंट एनालाइज कर रहे हैं, तो आप क्या देख रहे हैं फिंगरप्रिंट में, क्या आप ये चीज़ समझ पा रहे हैं? बहुत सिंपल सी बात है। जब न्यूरोसाइंस ने ये बताया कि आपके राइट हैंड से लेफ्ट ब्रेन कनेक्टेड है, हाँ, ये और आपके लेफ्ट हैंड से आपका राइट ब्रेन कनेक्टेड है, ओके। तो इसको जब और डीप डाउन गया, तो आपका जो थंब है वो आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से कनेक्टेड है, जो यहाँ पे होता है। इसको इस तरह बोलते हैं हम, लाइक दिस, 1 2 3 4 एंड 5, लाइक दिस। ओके। तो दिस इज योर फ्रंटल, प्रीफ्रंटल, दिस इज योर फ्रंटल, दिस इज योर पैराइटल, दिस इज योर आपका टेम्पोरल लोब, एंड दिस इज योर ऑसिपिटल लोब। तो ये 5, अच्छा आप भी तो साइकोलॉजिस्ट हैं। हाँ जी, आई नो। तो ये 5 आपके लोब इससे कनेक्टेड हैं। जब लोब इससे कनेक्टेड हैं, तो जब दिमाग, जो आपका ब्रेन बना, तो यहाँ प्रिंट हो गया। हाँ। तो यहाँ से ही पता लगता है कि किस तरह का पैटर्न मिला है, अच्छा। और कितनी डेंसिटी मिली है, कितना कॉम्प्लेक्स है वो, तो वो वहाँ से पता लगता है। और ये भी थ्योरी बहुत क्लियर है, अगर किसी का दिमाग है तो फिंगर टिप्स भी होंगे, और अगर किसी का दिमाग नहीं है तो फिंगर टिप्स भी ना के बराबर या नहीं होंगे। तो मतलब किसी के फिंगर जो प्रिंट्स हैं वो क्लियर नहीं है, तो उसका क्या मतलब होता है? देखो, क्लियर नहीं है तो हो सकता है वो ऐसी जगह काम कर रहा हो, या ऐसे कोई रीजंस हो जिसकी वजह से वो अनक्लियर हो जाए। हाँ। ऐसा होता नहीं, वैसे बहुत फिंगर टिप्स मिल जाते हैं आराम से। ठीक है। लेकिन ना हो
तो व्यक्ति सर्वाइव भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ब्रेन नहीं तो सर्वाइवल कैसे है? तो हमारा ब्रेन हमारी 5 उंगलियों में है। नहीं, हमारा ब्रेन के ये लॉक है, इसको अनलॉक करने के लिए, मतलब आपका जो ब्रेन है उसको अनलॉक करने के लिए प्रिंट्स यहाँ हैं, उसकी चाबी हमारे पास है। तो ये आप कह उस सकते हैं। चाबी से बता हाँ। सकते हैं कि आपका दिमाग कैसा है। हाँ, उस चाबी से हम बता सकते हैं। हमारा काम यही है कि इसको भगवान ने ये दिमाग दिया है और इस दिमाग का ये पैटर्न है, ठीक उसका है। सोचने का तरीका ये है, ठीक और है। उसकी डेंसिटी यानी कि उसकी पावर कितनी है। ठीक है। जैसे आप भी लिखते होंगे, मैं भी लिखता हूँ, हाँ। आप जिस स्कूल से पढ़े, आप मैं भी किसी स्कूल से पढ़ा हूँ, हाँ। सबकी सेम लिखने की पावर क्यों नहीं है? नहीं है। सबका ब्रेन अलग अलग है। अच्छा, इंटरेस्टिंग, एक टीचर सब बच्चों को एक जैसा पढ़ा रहा है। हाँ। जैसे हम यहाँ बैठे हैं, हमारे साथ 5 लोग और बैठे हैं, हाँ। तो मेरी सेम बात उन हम पांचों को अलग अलग समझ में आ रही है। करेक्ट। आप ही का सेम सवाल हम पांचों को अलग अलग समझ में आ रहा है। करेक्ट। क्यों? सबका ब्रेन अलग अलग है, अलग तरीके काम करता है। अलग तरीके से काम, और किसी की अलग जगह पावर है, किसी की अलग जगह पावर है। किसी की हो सकता है सुनने वाली शक्ति ज़्यादा तेज हो, किसी की देखने वाली तेज हो, किसी के सोचने का तरीका बहुत यूजुअल मिला हुआ, किसी को बहुत इनडिफरेंट यानी कि जिसको रैशनल ब्रेन बोलते हैं वो मिला हुआ है, किसी का सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा मिला है, किसी को बाय बर्थ बहुत ज़्यादा मिला है। तो इट डिपेंड्स आपका, ओके। तो आपको ब्रेन क्या मिला है। ठीक है सर, जैसे साइकोलॉजी इज ऑल अबाउट कि हमारा बिहेवियर कैसे है और हम सोचते कैसे हैं। एग्री। तो आप अपनी साइंस के थ्रू, जो आपकी साइंस है, उससे आप ये बता सकते हैं हम सोचते कैसे हैं और काम कैसे करते हैं। हाँ। तो इसी के थ्रू कैन यू ऑल्सो टेल कि एक इंसान इन फ्यूचर क्रिमिनल हो सकता है? देखो, ये तो ना बहुत, इसमें अपब्रिंगिंग का बहुत बड़ा रोल है, हाँ जी। क्योंकि आप खुद साइकोलॉजिस्ट हैं। आपका जो बिलीफ सिस्टम बनता है, कहा ही जाता है कि पहले 12 साल में आपका बिलीफ सिस्टम बन जाता है, अच्छा। ठीक है, और 21st ईयर तक यानी 21 साल तक आपका ब्रेन डेवलप होता रहता है, ठीक ओके। है। उसके बाद आप उसके जो रेस्ट ऑफ द लाइफ है उसके बेस पे आप जीते हो अपनी, ठीक है। तो बहुत सारे से बिलीफ सिस्टम अगर पहले अर्ली एज में बन गए हैं, किसी भी तरह का ब्रेन मिला है, तो उसको चेंज करना, अच्छा ये भी फिक्स है, बिलीफ सिस्टम को चेंज करना वेरी करता है फिंगरप्रिंट्स के ऊपर, कि ये चेंज होने की ताकत भी रखता है या नहीं रखता है। आप सब कुछ बता दोगे। फ्लेक्सिबिलिटी से पता लग जाती है कि कितना रिजिडिटी है, कितने इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है। तो क्रिमिनल माइंड होने के बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड का आंसर हम नहीं दे सकते कि हाँ, ये क्रिमिनल माइंड ही होगा। इसका इनडिफरेंट थॉट प्रोसेस हो सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि उसकी नर्चरिंग, उसकी अपब्रिंगिंग कैसी है, उसके पास्ट लाइफ या पास्ट ट्रॉमास कैसे हैं, या ट्रॉमा में है या नहीं है, बहुत सारी चीज़ें इसमें मैटर करती हैं। ठीक है सर, एक डिबेट है साइंस में कि हमारी अपब्रिंगिंग, यानी कि हमारे को जैसे बड़ा करा गया है, या फिर हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं, वो एक पार्ट है हमारी पर्सनालिटी का। दूसरा पार्ट है हमारा हेरिडिटरी, जो जीन्स हमने अपने पेरेंट्स से लिए हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो या तो एक्सपीरियंस या फिर जीन्स। तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा पार्ट ज़्यादा होल्ड करता है स्ट्रेंथ कि हमारी पर्सनालिटी को वो डिफाइन कर सके? इसको हम बहुत लेमन लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। जैसे हम स्टूडियो में बैठे हैं, ठीक है। या आप किसी भी फ्लैट में रहते होंगे, ठीक है। मान लो वो 30 माले की एक बिल्डिंग है। ठीक है। आप एक चीज़ नोट करना, उसका स्ट्रक्चर, जो रूट है, जो हाँ। नींव है, वो पहले तय होती है, हाँ। ठीक है। हाँ। ये इसके ऊपर ये बिल्डिंग खड़ी होगी, मान लीजिए इस कमरे के ऊपर ये कमरा, इस कमरे के ऊपर ये कमरा, स्ट्रक्चर फाइनल है सब प्री डिफाइंड है। सबका। तो ये प्री डिफाइंड हो गया, तो ये आपके वहाँ से आ गया कि ये Genes। आपका। अब हर घर लेकिन फिर अलग अलग क्यों दिखता है? क्योंकि आपने कैसी डिजाइनिंग करनी है, दैट इज इन योर हैंड। आपका घर मेरे घर से अलग होगा, सेम दीवारें, सेम कमरे का साइज, सेम टॉयलेट, सेम किचन, सेम बेडरूम, लेकिन आपने अलग तरह से डिज़ाइन किया है, मैंने अलग तरह से डिज़ाइन किया है। ठीक है। व्हाट डज इट मीन्स? आपकी अपब्रिंगिंग कैसी है, रूट्स आपको मिले हैं, उससे स्ट्रक्चर तो फाइनल हो गया, लेकिन साथ में अब स्ट्रक्चर कैसे वेरी करता है, आपका इंटेंट क्या है। साथ वाले की बिल्डिंग भी बनी हुई है, उसने अलग तरह के अपना स्ट्रक्चर बनाया है, वही सेम मान लो 1500 स्क्वायर फीट का मकान है, उसने अलग तरह से डिज़ाइन किया है। तो वहाँ से स्ट्रक्चर किसने बनाना है, यानी कि आपको पुराने डीएनए कैसे मिलने हैं, आपके माँ बाप से मिलने हैं, वो आपके पेरेंट्स का, बहुत सारे इसमें फैक्टर्स हैं। एट द टाइम ऑफ कंसीविंग उनका थॉट प्रोसेस क्या था, उनका खान पान कैसा है, उनके फोर फादर्स कैसे हैं। इंटरेस्टिंग ये है कि अब तो साइंस ये बोलने लगी है कि आज से पहले आपका एस्ट्रोलॉजी टेस्ट होता था, भी आप एस्ट्रोलॉजिकल कुंडली मिला लो, हाँ। आज भी मिलाते होंगे लोग। हाँ। फिर उसके बाद आया कि आप HIV टेस्ट करवाना शुरू कर दो। हाँ। फिर आया कि आप इम्पोर्टेंट टेस्टिंग करवाना शुरू कर दो। फिर आया कि अब जो नई बात आ रही है, बहुत सारे डॉक्टर्स क्लेम कर रहे हैं, अब अगर आप शादी कर रहे हो तो कम से कम अपना DNA चेक करवा लो, ताकि ये पता लगे कि आप कहीं सेम जनरेशन का तो नहीं हो, क्योंकि अगर सेम जनरेशन के हो म्यूटेशन, तो फिर क्या होगा, आपका DNA डेप्लिसिट होगा, और जब DNA डेप्लिसिट होगा तो उसका इम्पैक्ट आपकी आने वाली सारी जनरेशन्स पे पड़ेगा। पड़ता है।
क्योंकि मैंने भी ये सुना है कि सेम जनरेशन वाले अगर दो लोग साथ में इफ़ दे गिव बर्थ टू अ चाइल्ड तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि चांसेस बढ़ जाते हैं कि उस बच्चे में डिफेक्ट्स ज़्यादा हो बायोलॉजिकल। बायोलॉजिक उसकी डीएनए की तो पावर खत्म कर दिया आपने। हाँ भी एक दो लोग हैं, दो अलग अलग तरह से सोचने की ताकत रखते हैं, दोनों का कल्चर अलग अलग है। हाँ जब वो दो मिलेंगे तो पावर डबल होनी चाहिए। हाँ अब आपने एक जैसे दो लोग उठा लिए, सेम तरह से सोचते हैं, सेम तरह के माइंड है, तो कब कैसे ये नियम ना हर जगह लागू है। अगर मान लो किसी ने पार्टनरशिप करनी है, वो हाँ। दोनों एक तरह से सोचते हैं, तो कंपनी कैसे ग्रो कर लेगी? उन दोनों का अलग अलग तरह से सोचना ही तो जरूरी है कंपनी के ग्रो करने के लिए। करेक्ट, मेक सेंस। सर आप रिलेशनशिप की बात हुई तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि आप एनालाइज कर रहे हैं फिंगरप्रिंट के थ्रू पर्सनालिटी, तो क्या आप अपने कोई क्लाइंट आपके पास आके कह रहा है कि मेरे को देखना है कि ये लड़की या ये लड़का मेरे साथ कंपैटिबल है कि नहीं, तो आप उन दोनों की फिंगरप्रिंट एनालाइज करके बता सकते हैं कि इनकी रिलेशनशिप कैसी रहेगी? बिल्कुल। इसमें मैं आपको छोटे से एग्जांपल से बताता हूँ ठीक है। कितनी चीज़ें मैटर करती हैं। देखो पहली बात, जब रिलेशनशिप की बात आ रही है तो बात आ रही है दिल की, हाँ बात आ रही है आपके करेक्टर की। हाँ ठीक है ना? तो वहाँ पे करेक्टर और अगर दिल यानी कि इंटेंट भी सही है आपका और आपकी शिद्दत है उसके साथ रहने के लिए, तो आप फ्लेक्सिबल हो, पहली बात तो ये। फिर वहाँ बात चलेगी काउंसलिंग की। और दूसरी बात, अगर कोई काउंसलिंग के लिए आ रहा है यानी कि उनका इंटेंट है। अब इंटेंट पे आ जाते हैं तो कैसे छोटी छोटी चीज़ें डिफर करती हैं। हमारे पास एक कपल आया, बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत मेजर फाइट्स नहीं थी, सिंपल सिंपल फाइट्स थी उनकी। ओके और लेकिन वो फाइट धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। इशू क्या था, जो वाइफ है उनके लिए एम्बियंस बहुत मैटर करता था उनको। अच्छा मतलब वो बोलती थी कि ढंग की जगह खाना खाना है, एक उनको नहीं पता था एम्बियंस मैटर करता है। वो एक वर्ड बोलती थी, मुझे ढंग की जगह खाना खाना है, अच्छा खाना खाना है। हस्बैंड ऐसा था कि जिसको लगता था खाना खाना है, ओके खाना अच्छा होना चाहिए, लेकिन ढंग की जगह से कोई उनको रिलेटेबल नहीं होता था। तो वो कहते तेरे खर्चे बहुत हैं यार, कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट खर्चे बहुत कराती है, तो बिना फालतू में तेरे इस तरह के नखरे हैं। तो ये आपस में जो अपने लैंग्वेज यूज़ करते हैं। जब हमारे पास आए तो हमने टेस्ट करके बताया कि जो आपकी वाइफ हैं उनको एस्थेटिकली सेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, कलर सेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनके लिए एक एक चीज़ मैटर करती है जिसमें एस्थेटिक्स आ जाता है। कलर्स, जिसे हम कटलेरी, स्पेशल भी कहते हैं। स्पाशियल इंटेलिजेंस को आप हाँ। बोलते हो। स्पाशियल इंटेलिजेंस में भी दो पार्ट हो जाते हैं। मैं Okay. खाली आपसे बात कर रहा हूँ एस्थेटिक्स की सब। Okay. यानी कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ हमारे लेफ्ट के लिटिल फिंगर की, जो अच्छा। हमारा राइट के ऑसिपिटल लोब से कनेक्टेड है। अब उसके लिए कटलेरी, एम्बियंस, हाइजीन मैटर करता है। उसको पसंद है कि मेरा हस्बैंड मेरे से बाहर जा रहा है ना, उसके कपड़े ढंग के पहने, वो चप्पल में नहीं चले, वो ये नहीं कि बरमूडा पहन के चल पड़ा। उसको इस चीज़ से इरिटेशन हो रही है। ठीक है। करना क्या था? अब जैसे हस्बैंड को पता लगा उसको क्या लग रहा था हस्बैंड को, इसका इंटेंट इशू है, जानबूझ के मुझे पॉक करती है। अब इसको ना मेरे साथ जाने में इंटरेस्ट नहीं है, पंगे ले रही है। या इसको मेरे में इंटरेस्ट खत्म हो गया। ओके तो पहले मैं वही अच्छा लगता था, आज वही, क्योंकि आपने उस रिश्ते को कैजुअल ले लिया। तो जो रोमांस नाम की आपको चीज़ लगती है वो आपको क्यों कम लग रही है? क्योंकि अब आपने उसकी केयर करनी बंद कर दी। ठीक है। जैसे ही उसको पता लगा अच्छा ये जानबूझ के नहीं कर रही, इसका ब्रेन इससे करवा रहा है, एक्सेप्टेबिलिटी आ गई, क्योंकि अब उसका सोचने का तरीका चेंज हुआ। ओके फिर जब हमने वाइफ को बताया एक्चुअली में सर का जो एस्थेटिक सेंस है ना, वो नेक्स्ट लेवल का नहीं है। उनके लिए बहुत सिंपल कलर्स जैसे ब्लैक, वाइट, ग्रे मैटर करते हैं, ज़्यादा कलरफुल उनको मैटर नहीं करता। तो उनकी प्रॉब्लम नहीं, वो जानबूझ के नहीं करते, वो ऐसा रहना पसंद करते हैं। तब उनको भी हाँ अच्छा, ये जानबूझ के नहीं करते। तो दोनों को इंटेंट पता लगा थ्रू साइंस, एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी, आपस में रिलेशनशिप सुधर गया, अपने आप ठीक हो गया। इवन जब आप रिलेशनशिप की बात करते हो तो इट्स नॉट ओनली अबाउट बिहेवियर कंपैटिबिलिटी, इमोशनल कंपैटिबिलिटी, रिस्पेक्ट एंगल कैसे रहने वाला है, फिजिकल कंपैटिबिलिटी, किसी के लिए सेम फिजिकल अट्रैक्शन एक विजुअलाइजेशन करना है, उसके लिए एम्बियंस मैटर कर रहा है, कैसे उसका पार्टनर दिख रहा है, पार्टनर के फीचर्स कैसे हैं, उसके लिए मैटर कर रहा है। और किसी के लिए नहीं कर रहा है, किसी के लिए पूरा जो प्रोसेस है इंटीमेसी का पूरा मैटर करता है, किसी के लिए नहीं मैटर करता। तो वो डिपेंड करता है ब्रेन टू ब्रेन। ये वाला सर ये ना हम एज ह्यूमंस हम ये छोटी छोटी चीज़ें ना मिस कर देते हैं कि समझना कि कोई सामने वाला इंसान ऐसे बिहेव कर रहा है तो क्यों कर रहा है, हाँ। शायद उसे मैं नहीं पसंद, हर चीज़ अपने पे ले ली, अपने पे ले बट कभी ये नहीं सोचा कि उस इंसान के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उस इंसान को क्या चाहिए लाइफ में, एंड मैं उसमें हेल्प करूँ उसकी। एग्रीड। और ये छोटी सी चीज़ ना आजकल रिलेशनशिप्स को ख़राब कर रही है। इम्पल्सिवनेस। और एक बहुत अच्छी हमारे मित्र भी हैं, डॉक्टर अमित कुमार उनकी वाइफ हैं जो रिलेशनशिप काउंसलर हैं। अच्छा। तो वो बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि जिन भी रिलेशनशिप में आपने पार्टनर ने अपना सेल्फ बिलीफ खो दिया या उसने अपने आप पर ही ट्रस्ट करना बंद कर दिया, वो पूरा सरेंडर हो गया, हाँ तो वहाँ प्रॉब्लम आएगी 100%। क्यों? क्योंकि वो 100% सरेंडर हो गया, आपको अपने आप पे ट्रस्ट नहीं है।
तो सामने वाला आप पे क्यों करे? ट्रस्ट का मतलब ये नहीं कि आप पे विश्वास नहीं, ट्रस्ट मतलब आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे तो सामने वाला भी नहीं करेगा। तो दोनों चीज़ें बहुत मैटर करती हैं यहाँ पर। खुद के लिए भी अगर बहुत। रिस्पेक्ट होगी तभी तो दूसरे के लिए बहुत कर ज़्यादा। पाएंगे। मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैंने सुना था, ये शायद फरहान अख्तर जी ने कहा है या पता नहीं किसने, किसी एक्टर ने बहुत अच्छी बात बोली कि अब आजकल हम क्या करने लग गए हैं कि हम ना रूटीन में काउंसलर के पास चले जाते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। क्यों? अब काउंसलर को जाते हैं, हम सारी लड़ाई ना काउंसलर को करते हैं, आपस में नहीं करते। हाँ हमने जैसे मैं आया अपनी वाइफ के साथ, अब आप साइकोलॉजिस्ट हो, अब हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, हमने तय कर लिया अभी उस दिन उस तक उनके पास जाना है ना, तो वहीं बात करेंगे, तब तक अपन नॉर्मल रहेंगे। ठीक है। तो हमारा 10 दिन का हमारा पेशेंस लेवल बढ़ गया। अब आपके पास है, अब आप अनबायस्ड हो, अब आपको आके हमने सारी कहानी गा दी कि इसने ये किया, उसने वो किया, आपने सिर्फ सुना और अपनी तरफ से रिकमेंडेशन दी। हाँ। क्योंकि मैंने अपनी सारी गाना गा दिया, हाँ। उसने अपना पूरी कहानी सुना दी, हम रिलैक्स हैं। तो अगर आपका इंटेंट है साथ रहने का तो तरीके हजार हैं। बट सर मैं यहाँ पे एक चीज़ पॉइंट करना चाहूँगी कि जो काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो सिर्फ ये नहीं चाहते कि सामने वाला इंसान आके सिर्फ मुझसे बात करे। एग्रीड। वो सामने वाले इंसान को सिखाना चाहते हैं, ट्रेन करना चाहते हैं कि वो सीख पाए दूसरे से कैसे बात करनी है। बिकॉज उस दो कपल एक दूसरे से बात पहले भी नहीं कर पा रहे थे, अब वो नहीं कर पा रहे। इसी डायलॉग, इसी कॉरिडोर को हम बिल्ड करना चाहते हैं कि आप एक दूसरे से बात करना सीखो। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। और वहाँ पर क्योंकि मुझे ये पता है अगर मैं आपके पास आ रहा हूँ, आपकी तरफ से मुझे अनबायस्ड एक अप्रोच मिलने वाला है। हाँ। आप मुझे जज नहीं कर रहे हो, Non-judgmental। या वो उसको भी लग रहा है कि आप उसको, तो आपसे एक हमें वैलिडेशन मिल जाता है, करेक्ट। तो उससे रिलेशनशिप बिल्ड होता है। तो कई बार Correct। थर्ड पार्टी जो अनबायस्ड है, जो आपको नहीं जानती, वो आपके लिए बहुत हेल्प करती है। आई अग्री विद यू सर। दिस इज द ठीक पॉइंट। है सर, मेरे दिमाग में ना एक बहुत इंटरेस्टिंग सी लाइन आई जब मैं सुन रही थी कि क्या हम अपनी किस्मत अपनी हाथों की लकीरों में लिखवा के आते हैं या फिर आपकी जो साइंस है उसके थ्रू हम अपना लक के बारे में जान सकते हैं? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, उसके बाद इसका आंसर देते हैं। ठीक है। मान लीजिए जैसे आप दिल्ली से यहाँ आए या गाजियाबाद से, जहाँ से भी आप आते हैं, और रास्ते में आपको ट्रैफिक पुलिस वाला रोक ले, ठीक है। और आपकी गलती नहीं है, ठीक लेकिन है। आपको ट्रैफिक के नियम नहीं पता, तो आप क्या करेंगे? या तो चालान कटाएंगे हाँ या चुपचाप सेटिंग करके वापस आ हाँ। जाएंगे। अब आपको लेकिन सारे नियम पता हैं, तब आप क्या करोगे? तब आपसे भिड़ जाओगे, आर्गुमेंट कर लोगे, ठीक क्योंकि है। आपको नियम पता है। सेम विद यू। ओके। अगर आपको अपने बारे में डिटेल में पता है ना, हु यू आर, आपकी लाइकिंग क्या है, डिसलाइकिंग क्या है, आप किस तरह की सिचुएशन में पोक हो जाते हैं, आपका व्यवहार किस तरह है लोगों के साथ, ठीक है। अकेले रहना पसंद करते हैं कि टीम के साथ रहना पसंद करते हैं, आपको किस किस चीज़ में एक एक चीज़ डिटेल पता है, ठीक है। तो आपके लिए आपकी ग्रोथ बहुत आसान है। तो आप अपनी किस्मत लिख सकते हैं। लेकिन आपको नहीं पता तो फिर दूसरे आपकी किस्मत लिखने के लिए तैयार बैठे हैं। तो मतलब हम अपनी किस्मत लिखवा के नहीं आए, आपके कुछ से लिमिटेड है। वी मेक आवर ओन लक। यस, इवन लाइक सिंपल सी बात है, यहाँ पर श्री श्री रविशंकर जी बहुत अच्छी बात बोलते हैं। ओके। आपकी हाइट आपका भाग्य है। आप हाइट नहीं बढ़ा सकते अपनी, एक आधे इंच ऊपर नीचे करना, दैट्स अ डिफरेंस, लेकिन अपना हाइट आप लिखवा के लाएं। हाँ। लेकिन वेट आपका कर्म है। आप वजन कम करना चाहते हैं कि बढ़ाना चाहते हैं, दैट्स इन योर हैंड। तो डिपेंड ऑन यू कि आपके डिसीजन ही तो आपका भविष्य तय कर रहे हैं। दैट्स ब्यूटीफुल सर। सर आपने लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन की भी बात करी है, तो एक बार समझाइए हमें कि लेफ्ट ब्रेन किस पे काम करता है और हमारा राइट ब्रेन किस पे काम करता है? बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको अगर बहुत ही सिंपल टर्म में समझना है ना, तो लेफ्ट ब्रेन का मतलब है फैक्ट्स, एनालिसिस, रिसर्च, माइक्रो माइन्यूट लेवल पे बात करना। अच्छा, मीन मतलब मेक। लेफ्ट एल, लॉजिक एल, तो एल और क्या एल। बात है, बिल्कुल सही कहा। राइट, फीलिंग्स, इमोशंस, हाउ आई ऑब्जर्व द थिंग्स, उसको महसूस करना, ओके। प्यार, सिंपैथी, एम्पैथी, सारा काम राइट का है। तो राइट ब्रेन वाले फील करते हैं, महसूस करते हैं, और लेफ्ट ब्रेन वाले बातें करते हैं फैक्ट्स पे, लॉजिकली बात करते हैं। तो दोनों के अपने अपनी स्ट्रेंथ हैं, दोनों के अपने अपने वीक पॉइंट्स हैं। ठीक तो है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी स्ट्रेंथ ही वीकनेस बनती है, मोस्ट ऑफ द टाइम। कैसे? कैसे? ऐसे मान लीजिए आपको आजकल बड़ा फेमस वर्ड है ओवर थिंकिंग, हाँ बड़ा कंटेंट इस पर डाला जा रहा है, हाँ। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड, ओवर थिंकिंग नाम की कोई चीज़ नहीं होती। इट्स अ वेल प्लेस्ड वर्ड इन आवर माइंड। ओवर थिंकिंग एक्चुअली में कर्स ना होके ब्लेसिंग्स हैं। कैसे? मतलब भगवान ने आपको दिमाग दिया है सोचने के लिए, और आपको विचार आ रहे हैं, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? आपके पास तो एक ही तो काम है, उन विचारों को सही दिशा देना, दैट्स इट।
अगर एनर्जी नहीं होती तो समस्या मतलब आप तो है ही नहीं ना फिर। सोचने की ताकत यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, यानी कि आप नया कुछ सोच पाते हैं, ये तो ब्लेसिंग्स हैं। इतना ही तो काम करना है। और आपने उसके बहुत बड़ी बड़ी कहानियाँ गाथाएं गा दी, ओवर थिंकिंग, ये वो, हाथों में पसीना, ये मतलब क्या है ये? वही पावर आपकी वीकनेस कब बनती है? जब आप एक चीज़ को लेकर पकड़ कर बैठ जाते हैं और लूप में फंस जाते हैं और आपको यही नहीं पता कि इस जो आपके पास सोचने की शक्ति है इसको यूज़ कैसे करना है। हो सकता है आप कंटेंट अच्छा लिख सकते थे, हो सकता है आप डिज़ाइनिंग अच्छा कर सकते थे, हो सकता है आप एक अच्छे एडवाइज़र हो सकते थे, यानी कि वो सोचने की ताकत ही तो आपके लिए पावर थी। अब आपने उसको यूज़ नहीं किया, अब आप अपने लिए ही अब इमोशंस को इकट्ठा करे जा रहे हो। उसकी वजह से अपना मेमोरी बैंक है जो नेगेटिव बैलेंस कर रहे हो। नेगेटिव बैलेंस है नेगेटिव बिलीफ सिस्टम, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम कॉन्फिडेंस जीरो, या फिर अपने आप को ही मानना बंद कर दिया। तो आपकी पावर आपने वीकनेस खुद बनाई है। सेम विद द लॉजिक। लॉजिकल पर्सन के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, उनको कुछ समझाना बहुत टीडियस है। क्यों? हाई लॉजिक्स हैं, हर चीज़ में तर्क देंगे, और लाइफ तर्क के बाद है। आपके एक्सपीरियंस आपके लॉजिक्स के बाद होते हैं। अगर लॉजिक पे दुनिया चलती, लॉजिक मतलब उतना ही जितना आपने आज तक पढ़ा है, जितना पता है, जितना आपने पढ़ा है उतना ही तो लॉजिक है। और जो महसूस करना है वो अनलिमिटेड है, वो आप डिफाइन नहीं कर सकते, और लाइफ वहाँ पर है। तो लॉजिकल वाले के साथ क्या होता है, वो नया कुछ टेस्ट करने के लिए यस माइंड में जल्दी नहीं आ पाते, कई बार इनडिसिसिव हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है उन्हें सब पता है। तो सरप्राइज एलिमेंट खत्म कर देते हैं, वो बाधा डालता है कि हम कुछ एक्सपीरियंस करें, कुछ फील करें। तो वो वही अगेन वो आपकी स्ट्रेंथ थी, लेकिन ढंग से यूज़ नहीं किया। ये वैसा ही है, आपके पास गाड़ी है, आपके पास, जैसे आपको मैं बोलूँ साइकिल चलाने के लिए कोई आपने देखा कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लगता है क्या? नहीं, मम्मी पापा सिखा देते हैं। बाइक चलाने के लिए कभी देखा आपने कोई बाइक चलाने वाला ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो? नहीं। कार के लिए है। हाँ। कार कितने दिन में सीख जाते हैं? 5-7 दिन में मैक्सिमम, मतलब लिखा होता है ना 7 दिन में कार सीखें। हाँ। लेकिन आपको चॉपर चलाना हो, आपको अगर एरोप्लेन चलाना हो, आपको किसी तरह का चार्टर प्लेन चलाना हो, आपको ट्रेनिंग लगती है, पैसे खर्च करने पड़ते हैं। आपको लाइफ चलानी है तो लाइफ चलाने के लिए ट्रेनिंग लगती है। साइकिल चलाना जितना आसान नहीं है। तो ट्रेनिंग हमारी मिसिंग है, इसलिए हमें पता ही नहीं कि हमारी पावर कौन सी है और हमारे वीक पॉइंट कौन से हैं। सर, आपने ओवर थिंकिंग के बारे में जैसे अभी बोला, तो कोई एक सिंपल सी टिप दीजिए जो बिल्कुल रियल टिप हो, कोई इधर उधर नहीं, कि जो हमारी ऑडियंस यूज़ कर सके, जो ओवर थिंक करते हैं और उनको वो चैनलाइज करना है। ओके, बहुत सारे वैसे तरीके हैं, लेकिन इसको हम इसको एक 2 में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। एक, अगर आपको लगता है कि विचार, मैं ओवर थिंक वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता, लेकिन हाँ क्योंकि ऑडियंस को समझाने के लिए, यानी कि आपको विचार बहुत आते हैं, उन थिंकिंग की वजह से, थॉट्स की वजह से आपको नींद नहीं आ रही। ठीक है। आप कुछ मत कीजिए, रात को बैठ जाइए, उन विचारों को सही दिशा दे दीजिए। अब आपको रेस्टलेसनेस हो रही है, नींद आ नहीं रही है, बेड पे बैठ जाइए, लेट जाएं, अंधेरा कर लें, जो भी इसके नियम है सोने के, हल्का कमरा ठंडा हो गया। अब आपको नींद नहीं आ रही क्योंकि विचार बहुत हैं। अब विचारों को काम कैसे दें? इसे बोलते हैं कॉग्निटिव शफलिंग। करना क्या है, सिर्फ एक रैंडम वर्ड उठाना है। मान लीजिए आपने आज ले लिया मेट्रोल, जहाँ पे हम आए हैं, इसी की हम पब्लिसिटी कर लेते हैं आज। अब आपने एक वर्ड पकड़ा, उस एम से आपने कोई भी उससे अलग अलग वर्ड्स बनाने हैं। मेट्रोल को ब्रेक किया हमने अल्फ़ाबेट्स में, एम फॉर मुंबई, एम फॉर महाराष्ट्र, जहाँ वो वर्ड्स खत्म हो गए, फिर आप ई पे चले गए, ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एग, ई फॉर ईगो, व्हाट्सएवर। ठीक है। फिर आप चले गए टी पर, फिर आर पर, फिर ओ पर, तो आपके ब्रेन को काम मिला। तो अगर मैं स्ट्रेस यहाँ मान लूँ, मतलब आप ओवर थिंकिंग इस तरफ है, तो आप लॉजिकल ब्रेन पे शिफ्ट हो गए। ठीक है। अब लॉजिकल ब्रेन पे शिफ्ट हुए, तब का स्ट्रेस एंजाइटी गायब हो गया। आप धीरे धीरे शांत होते जाएंगे और धीरे धीरे आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा ये होता है कि हमारा काम में मन नहीं लगता, हाँ। डे ड्रीमिंग में चले जाते हैं, वो भी उसी का ही पार्ट है। यानी कि मैं सोच रहा हूँ और सोचते सोचते खो गया, और ऐसा मस्त खोया कि मुझे पता नहीं लगा कि कब 2 घंटे निकल गए। हाँ। तो उसका तरीका ये है, अगर आपको लगता है कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट काम है अभी, उससे पहले ब्रेन को एक्टिव कर लीजिए। ब्रेन को एक्टिव करने के लिए क्या करना है, मुस्कुराते हुए अपनी कोई भी किताब उठाइए, मोबाइल है आपके पास, कुछ भी लीजिए। और एक डॉक्टर है बहुत फेमस न्यूरो साइंटिस्ट, डॉक्टर रायटा कावाशिमा, उनकी बुक है, जापान के न्यूरो साइंटिस्ट हैं, बहुत अच्छे, उन्होंने बहुत अच्छी रिसर्च की हैं। ठीक है। उनकी रिसर्च के अकॉर्डिंग आप कुछ मत कीजिए, आप बुक लीजिए, रिवर्स रीडिंग कीजिए। रिवर्स क्या होता है, बुक उठाया, आप आज तक कैसे पढ़ते हैं, टॉप से डाउन, बॉटम तक, ठीक है, और उसका आप कैसे पढ़ते हैं, लेफ्ट से राइट पढ़ते हैं। हाँ। अब इसको पढ़ने का तरीके 3 हैं, 3 नियम है, इसको करना पड़ेगा। आपने बॉटम से अप चलना है, राइट से लेफ्ट पढ़ना है, और आपने क्या करना है, अब लाउडली बोलना है।
ठीक है ना। पूरा आप चेक करेंगे अगले 30-35 सेकंड में आपके ब्रेन के 5 हिस्से एक्टिव हो जाते हैं, आप 100% फोकस हो जाते हैं, थॉट्स आना बंद हो जाते हैं। और मेरी ऑडियंस से रिक्वेस्ट है ये करके देखना और ज़रूर बताना आपको कैसा महसूस किया। सही है, तो मैंने पहली बार सुना है ऐसी काइंड ऑफ टेक्निक। मतलब दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि हमारा दिमाग इससे शायद ट्रेन भी होगा। एक बुक देना भाई प्लीज़। थैंक यू सो मच। अब मेरे हाथ में कोई भी रैंडम बुक है, अब ऐसा नहीं कि यही बुक पढ़नी है, आपके हाथ में कुछ भी हो, न्यूज़पेपर भी हो, हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, क्योंकि सवाल आएंगे आपके। कोई भी हो, कोई भी बुक उठा लेना, कोई भी न्यूज़पेपर उठा लेना, नहीं है तो मोबाइल में कोई भी ऐसा जिसमें 15-20 लाइनें हो, उसको रैंडम खोला। अब आपने क्या करना है, मैंने क्या बोला था, आपने बॉटम से अप की तरफ चलना है। और पढ़ना कैसे मैं पढ़ के बता रहा हूँ आपको, और 30-35 सेकेंड आपको पता लग जाएगा। उसके बाद मेरी शर्त है, अगर आपको एक विचार भी मन में आ जाए ना तो मुझे बता देना कैसे करना है। जैसे मैं पढ़ के बता रहा हूँ और लाउडली पढ़ना है। टीम योर फ्रॉम प्रोडक्टिविटी ऑप्टिमम हैव टू एसेंशियल इज दिस क्लियर्ड आवर डाउट्स देयर व्हेन इंस्पायर्ड मोर गेट एम्प्लॉयज दैट इज दिस। ऐसे लगातार 30-35 सेकंड तक पढ़ना है। ठीक है। अब इसके पीछे की साइंस बहुत सिंपल है। साइंस सिंपल ये है कि आप जब उल्टा पढ़ रहे हो तो लॉजिकल ब्रेन एक्टिव हो रहा है, क्योंकि आप रोज तो पढ़ते नहीं। ठीक है। आप बोल रहे हो तो आपका टेम्पोरल लोब एक्टिव हो रहा है। ठीक है। पढ़ रहे हो इसलिए ऑसिपिटल लोब एक्टिव हो गया। ठीक है। और आप नोट करेंगे जब आप पढ़ रहे हैं तो आप एक भी शब्द मिस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप उल्टा पढ़ रहे हो फिर भी आपकी मेमोरी में है वो पढ़ा हुआ है। तो यानी कि आपका राइट ब्रेन भी एक्टिव हो गया। आपने एक बार में 5 ब्रेन एक्टिव कर लिए, दैट इज कॉल्ड ब्रेन एक्सरसाइज। आप ओवर थिंकिंग जिसको आप बोलते हो, थॉट्स को चैनल लगा दिया आपने। अब आप अगले 30-35 सेकंड तक आप पूरी फोकस रहने वाले हैं। इससे हमारी ब्रेन पावर भी इंक्रीज होती होगी। 100%। और ये ऑडियंस में तो मैं कहूँगा ऑडियंस ये करके देखे और कमेंट में लिखे कि उनको क्या एक भी थॉट आया। सिंगल थॉट आ ही नहीं सकता। सही है, मैं भी ट्राई करूंगी। 100% करना, बिल्कुल करना, बहुत पावरफुल टेक्निक है ये। ठीक है सर, एक क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आ रहा है कि फ़ोन्स या सोशल मीडिया हम इतना यूज़ कर रहे हैं कि हम उसके बिना रह ही नहीं सकते। हमारा स्क्रीन टाइम अब 8 घंटे 6 घंटे तो मिनिमम होता ही होता है। बिल्कुल होगा, हाँ। तो आपका क्या कहना है एज अ साइंटिफिक एक्सपर्ट जो आप हैं कि हमारे फ़ोन या सोशल मीडिया का इम्पैक्ट हमारे दिमाग पे क्या पड़ रहा है? मुझे ना जय शेट्टी जी का नाम आपने सुना होगा। हाँ जी। उनकी लाइन बहुत अच्छी लगती है। वो एक बार कहीं पे बता रहे थे, उनका बहुत सिंपल सा टर्म था कि आपको कैसा, वो अपनी ऑडियंस से पूछ रहे हैं, हाँ। आपको कैसा लगे सुबह 6 बजे आपके बेडरूम में 100-200 लोग अचानक आ जाएं, कैसा लगेगा आपको? बहुत अनकंफर्टेबल, बहुत वियर्ड। हाँ। वही एग्जैक्टली हम करते हैं। सुबह 6 बजे हम बेड पे हैं, अचानक हमने अपना मोबाइल उठाया, हाँ। और पर्टिकुलर कोई सोशल मीडिया खोला, उसको जब कंटेंट देख रहे हैं, एक्चुअली में आपके ब्रेन में आपके बेडरूम में एंटर कर रहे हैं वो उतने लोग। सोच के देखिए, यानी कि आप सुबह सुबह जब आपकी आंखें भी पूरी नहीं खुली हैं, आपके हाथ में पानी का ग्लास भी नहीं आया, और तब तक आपने 100 लोगों को अपने बेडरूम में इन्वाइट कर लिया। इट्स सो वियर्ड। तो सोशल मीडिया पावर है, लेकिन कहीं तो सेल्फ डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, कहीं तो आपको अपने आप पर कंट्रोल करना पड़ेगा कि ये देखो, इससे बच तो सकते हैं नहीं। 2 ही तरीके हैं, या तो सेल्फ डिसिप्लिन को इस लेवल पे ले जाओ कि ये प्रॉब्लम आपको दिखे ही नहीं, या दूसरा उल्टा कर लो। अगर आपको लगता है ये बस का नहीं है तो अपना विजन इतना बड़ा कर लो, अपने ब्रेन की पावर को उस लेवल तक ले जाओ कि ये प्रॉब्लम ही छोटी लगे आपको, कि लगे ही ना प्रॉब्लम। आपके पास काम ज़्यादा होगा तो आप 6 घंटे लगाएंगे भी नहीं लगाएंगे। तो आपके प्रोडक्टिविटी को प्रॉपरली यूटिलाइज करो, अपने पोटेंशियल को सही तरह से पहचानो, प्रॉब्लम खत्म। और ये हमारे ब्रेन को स्लो भी कर रहा है बहुत ज़्यादा। ब्रेन फोग हो जाता है इससे। अच्छा, क्योंकि आप इंफॉर्मेशन ले जा रहे हो, भरे जा रहे स्टिमुलेट हो। होता जा रहा है। तो अभी जैसे मान लीजिए हम इस रूम में बैठे हैं, अब इस रूम की एक अपनी पर्टिकुलर एक जगह है, अब मान लो इसको मैं भरता जा रहा हूँ, हाँ, तो गंदा लगेगा ऑब्वियसली। अब फिर दिवाली आ रही है, दिवाली का नियम क्या है, आप व्हाट इज अ क्लीनिंग क्या है, आप पुराना सामान निकालते हो, सफाई करते हो, हाँ। फिर नया लेके आते हो। हाँ। ऐसा नहीं कि पुराना भी पड़ा हो फिर नया ले आए। हाँ। तो वही आपको करना है। आपको अगर लगता है कि आपको सोशल मीडिया कंज्यूम करना, कोई बात नहीं, फिर उसके अकॉर्डिंग फिर प्राणायाम कीजिए, बहुत सारी एक्सरसाइजेज कीजिए, ताकि वो रोज आप जो कंज्यूम कर रहे हो उसको क्लीन तो करो। लिए जा रहे हो, ऐसे तो चलेगा नहीं ना काम। ब्रेन की भी कैपेसिटी है। सर, अभी आपने एक वर्ड यूज़ किया, प्राणायाम। तो मेरे दिमाग में यही क्वेश्चन आ रहा है कि आप साइंस हो एंड एक हमारी अकल्ट साइंसेज है, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, तो आप क्या कहेंगे कि क्या ये दोनों मिलती हैं कहीं ना कहीं? बहुत स्ट्रांगली मिलती हैं। जैसे मैं कहीं किसी एस्ट्रोलॉजर के साथ बैठे थे हम। अच्छा। तो हमारे मित्र बहुत हैं, मेरे छोटे भाई हैं आचार्य जितेंद्र अरोड़ा जी, वो भी एस्ट्रोलॉजर हैं। अच्छा। तो हमारे कई केसेस सेम भी होते हैं, मेरे जो क्लाइंट है कई बार उनके भी क्लाइंट होते हैं। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि इनको ना कुछ प्राणायाम करना चाहिए, सूर्य भेदी प्राणायाम लिख दिया। अब वो मेरी तरफ देखें कि सर ये क्या है, आप बताओ, आप तो साइंस की बात करते हो। अब मैंने कहा सूर्य मतलब क्या, पावर,
ओके। स्ट्रेंथ, हाँ सेल्फ कॉन्फिडेंस, ऊर्जा, एनर्जी। हाँ। सूर्य का मतलब ये। अब इंटरेस्टिंग सुनना, सूर्य नाड़ी कौन सी है आपकी? दिस वन। ओके, सूर्य नाड़ी Okay. कौन सी है आपकी? आपका ये। और ये वाला लेफ्ट ब्रेन क्या है हमारा? सेल्फ कॉन्फिडेंस यहाँ से आता है, अचीवमेंट यहाँ से आता है, रिकॉग्निशन यहाँ से आता है, डिटर्मिनेशन यहाँ से आता है, स्टबर्ननेस यहाँ से आती है, रिबेलियसनेस यहाँ से आती है। और आपने क्या किया? सूर्य पेदी प्राणायाम के लिए आपने इसको बंद किया, और जैसे आपने राइट वाले नॉस्ट्रिल से सांस ली तो आपके लेफ्ट हेमिस्फीयर में गई, तो यानी इसको पावरफुल बनाया, दैट इज कॉल्ड सूर्य भेदी। तो यानी कि सूर्य भेदी प्राणायाम आपके लेफ्ट हेमिस्फीयर को एक्टिवेट कर रहा है, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा रहा है। इट्स ओके। इंटरकनेक्टेड। तो मतलब जो ये रेमेडीज़ हैं, जो सिंपल रेमेडीज़ हैं, या फिर आप कह लो कि योगा भी है, तो इससे हमारा ब्रेन बहुत ज़्यादा चेंज होता है, बहुत। और आई थिंक ब्रेन की पावर भी बढ़ती है। ब्रेन की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ती है। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जब बोला जाता है कि आप शंखनाद कर लीजिए, अच्छा। या आप मंदिर में जा घंटा बजाइए। व्हाट इज, आप अगर नाद शास्त्र पूरा पढ़ेंगे तो नाद अलग अलग साउंड्स लिखी हुई हैं। अब तो साइंस बोल रही है कि म्यूजिक थेरेपी है। हाँ। अब व्हाट इज अ म्यूजिक थेरेपी? पर्टिकुलर कुछ बाइनरल बीट्स हैं जिसको सुनाने से आपके ब्रेन एक्टिवेट होते हैं, स्टिमुलेट होते हैं, फ्रीक्वेंसीज हैं। तो घंटा नाद क्या है? घंटा नाद यानी घंटा बजाया, उसकी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, वो किसका बना हुआ है? उसके अंदर 7 मेटल्स हैं, तो उसकी भी फ्रीक्वेंसी है। एलॉय है वो। तो वहाँ से जैसे आपने बजाया, तो वो उसके अच्छे पर्पज़ ये था कि आपने जब बजाया उसके नीचे खड़े रहना था, ताकि आपकी जो ब्रेन वेव से उसके साथ कनेक्ट करें। अब आप बजा के निकल गए तो उसका कम, उसका इसलिए बोला जाता है आधा जो ज्ञान है ना, वो पॉइजन है। उसका नियम था आप वहीं रुकें, वहाँ बजाएं, कम से कम 3 सेकंड के लिए वहीं रुकें, ताकि वो वाइब्रेशन आप महसूस कर सकें और आप अपनी एनर्जी को अपलिफ्ट कर सकें। वैसी शंखनाद है, तो शंख का काम था, शंख में तो वैसे ही इतनी रिसर्च हो चुकी है कि वो आपके एनवायरनमेंट को क्लीन कर देता है। Correct. लेकिन शंखनाद को अगर आप उसको ब्रेन वेव से कनेक्ट कर दो, उसमें से जो वेव्स निकलती हैं, तो अब आपको पता लगेगा कि वो भी आपको ब्रेन को बहुत स्टिमुलेट करके अल्फा स्टेट तक पहुंचा देता है आपको। तो दैट इज द पावर ऑफ शंखनाद। ओके। इट्स ऑल अबाउट साइंस। मतलब दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि हम अपने इंडियन जो साइंसेज है, कल्ट साइंसेज है, हमारे इंडियन ओरिजिनेटेड है, एंड इवन मॉडर्न साइंस, हम इन दोनों चीज़ों को बहुत तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, एंड हमारी इंडियन साइंस इज इक्वली एज फैक्चुअल एंड इम्पॉर्टेंट एज द मॉडर्न साइंस। बिल्कुल। लेकिन उसमें गलती मैं मानूंगा 2 लोगों की है। अच्छा। हमारी इतनी बड़ी साइंस होने के बाद भी हमें वैलिडेशन के लिए बाहर देखना पड़ता है। आई अग्री। इसके दो लोग बहुत बड़े इसके जो कल्प्रिट हैं, सॉरी मेरे को कहना पड़ रहा है। एक वो जिन्होंने यही तय नहीं किया कि हमें किससे सुनना है। अगर आप सबको सुन रहे हो, जिससे मान लीजिए अगर किसी के घर में कोई बच्चा बीमार हो जाए या कोई बीमार हो जाए, तो किसके पास जाएगा? इंजीनियर के पास जाएगा, डॉक्टर के पास जाएगा? डॉक्टर के पास जाएगा। अच्छा, उसमें से भी वो हार्ट की बीमारी हो जाए तो हार्ट वाले के पास जाएगा, कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है। अगर नीज की प्रॉब्लम हो जाए या कोई ऑर्थो से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाए तो ऑर्थोपेडिशियन के पास जाएगा। हाँ जी। स्टमक इशू हो जाए तो फिजिशियन के पास जाएगा। हाँ जी। या किसी भी तरह के जो भी इससे रिलेटेड आप आइस की है, तो इतना बेसिक सेंस है। लेकिन जब भगवान पे बात करनी है तो पड़ोसी से बात कर लोगे, किसी को भी सुन लोगे। कहीं तो सेलेक्टिव हो। आपको अगर घर पे मिस्त्री बुलाना है तो आपको पता है कि मेरे को कारपेंटर बुलाना है कि पेंटर बुलाना है, लेकिन ये नहीं पता कि अगर मुझे भगवान जैसे टॉपिक पे बात करनी है तो किससे सुनना है। पहली गलती तो ये। दूसरा, जिन्होंने आजकल जो कोर्सेज बेचने का धंधा बना रखा है, सॉरी मैं कान पकड़ के माफ़ी मांगता हूँ, अरे आप अगर एस्ट्रोलॉजर हैं तो कम से कम ये तो उसकी एस्ट्रोलॉजी चेक कर लीजिए कि वो एस्ट्रोलॉजर बन सकता है या नहीं बन सकता। फिर ब्रेन तो बहुत नियम क्लियर है। अच्छा। कि ये एस्ट्रोलॉजर बन सकता है, ये तो हम बता सकते हैं। अच्छा। ये टैरो कार्ड रीडर बन सकता है या नहीं बन सकता, ये हम बता सकते हैं। उसके बाद वो ब्रेन है या नहीं है। लेकिन आप भी तो चेक कर सकते हो। अब आपने हर किसी को बना दिया, उसके बाद वो ब्रेन नहीं है, तो कैसी कंसल्टेंसी देगा? जब उसको गलत कंसल्टेंसी मिलेगी वो फिर गाली देगा। जब गाली देगा तो पूरी साइंस को पढ़ी, पूरी साइंस इसलिए तो बदनाम हुई। और फिर वहाँ पे चंद गिने चुने लोग ही तो हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, फिर वहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको बेचे जा रहे हैं। तो फिर गलती किसकी है? हमारी ही है। तो सुनना पड़ेगा आपको, समझना पड़ेगा कि अगर आपको सिखाना है तो कम से कम एक, अच्छा पहले आप सोचो, पहले जितने भी गुरु होते थे क्या सबको एक जैसी शिक्षा देते थे? उनको पता था अर्जुन को क्या सिखाना है, उनको पता था कि भीम को क्या सिखाना है, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेंथ क्या है, और उसमें ये पावर भी है या नहीं है। भीम को क्यों नहीं सिखाया उन्होंने तीर चलाना? क्यों नहीं सिखाई गदा चलाना अर्जुन को? क्योंकि गुरु का काम था सेलेक्ट करना कौन किस लायक है। और आज गुरु क्या कर रहे हैं? सॉरी मतलब गुरु तो हो नहीं आप लोग, टीचर, सब्जेक्ट टीचर बेच रहे हैं। तो आप कम से कम सिलेक्टिव हो जाइए। लेगेसी, मैं कह रहा हूँ अगर धंधा भी है, बिजनेस भी है, भाई बिजनेस की तरह चलाओ, लेगेसी क्रिएट करो, वैलिडेशन लगाओ,
और सेलेक्टिव हो जाओ कि इसको सिखाऊंगा और इस पैसे पे सिखाऊंगा, नहीं तो मत सीखो। क्यों 2-5 हज़ार 10 हज़ार में बेचना है? ढंग के लोगों को लाओ ताकि ये जो साइंस है ना उभर के बाहर आए और साइंस की तरह दिखे। बी सेलेक्टिव। तो ये बहुत ब्यूटीफुल थॉट है आपका, मुझे बहुत अच्छा लगा ये जान के कि आपने जिस तरीके से ये चीज़ समझाई ना, मुझे बहुत चीज़ें क्लियर हो गई कि क्या हो रहा है आजकल और किस तरीके से हमें एज ऑडियंस जो हम ऑल द टाइम कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, हमारे लिए बहुत इजी है ये कंटेंट लेना। बिल्कुल। इवन रील्स पे भी लोग सिखा रहे हैं आजकल और उससे सीख के भी लोग फिर कंसल्टेशन दे रहे हैं। हाँ दे रहे हैं, बिल्कुल तो दे रहे हैं। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है सीखना हमें। हम तो हमारे बारे में ही बोलते हैं। हमारे यहाँ पर जो प्रोसेस बहुत सिंपल है। अगर किसी को फिंगर टिप एनालिसिस बनना है, ब्रेन को समझना है, तो पहले हम उसका टेस्ट करते हैं कि क्या आप में वो पावर है, बन सकते हो कि नहीं। फिर दूसरा हम अपने लिए भी बोलते हैं हमारा कंटेंट कंज्यूम करने से अच्छा है आप पहले हमारे बारे में पढ़ लो, लिंक्डइन पे जाओ, इंस्टाग्राम पे पढ़ो, यूट्यूब, आपको लगे कि हम में वो है तो पढ़ना, तो आना, नहीं तो मत आओ। अब मैं मान लो यहाँ पे फिटनेस की बात करने लग जाऊँ, मैं क्या फिटनेस कोच हूँ? मुझे पता ही नहीं इसके बारे में, और वहाँ पे मैं ज्ञान दे दूँ, फिर आप बेवकूफ़ हो, क्यों सुन रहे हो भाई? मेरा तो काम है, आप क्यों सुन रहे हो? आप तो सेलेक्टिव हो जाओ। तो ये ऑडियंस की तो ड्यूटी है। यहाँ पे आई फील कि करियर काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि करियर काउंसलर्स क्या करते हैं, जैसे 12th के बाद करियर काउंसलिंग के लिए बच्चे जा रहे हैं, पर्सनालिटी असेस करी, देखा कि यू हैव दिस इज स्ट्रेंथ, तो आप ऐसे प्रोफेशन में घुस सकते हैं। तो आई थिंक यहीं पे करियर काउंसलिंग की इंपॉर्टेंस आती है। करियर काउंसलिंग इसलिए भी, मैं तो ये बोलता हूँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, हाँ, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि कई बार हम बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव हो जाते हैं इन्वेस्टमेंट को लेकर, क्योंकि करियर काउंसलिंग में एक X रुपया तो लगता होगा, ऑब्वियसली, लेकिन वो कई बार बड़ा दिखता है। लेकिन आप पर्सपेक्टिव चेंज कर लें। जैसे अगर आपको साइकिल लेनी है तो आप इतना नहीं सोचेंगे, पता आपको 8-10 हज़ार रुपये की आनी है, आप जाके ले आएंगे। आपने अगर बाइक लेना है तो आप थोड़ा सा रिसर्च करते हैं भी कौन सी बाइक लें। कार लेनी है थोड़ा सा और ज़्यादा डीप रिसर्च करते हैं। घर लेना है तो बहुत ज़्यादा डीप रिसर्च करते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी है, कौन सी जगह है, कैसा बिल्डर है, आसपास का अड़ोस पड़ोस कैसा है। लेकिन जब बच्चे का भविष्य तय करना है तो रिश्तेदारों से पूछते हो, आसपास के किसी डॉक्टर से पूछ लेते हो, किसी इंजीनियर से पूछ लेते हो, या सॉरी टू से टीचर से पूछ लेते हो। टीचर को पता है अपने सब्जेक्ट के बारे में, लेकिन एक रिसर्च बोलती है हमारे इंडियंस को 7 से ज़्यादा करियर नहीं पता, और अच्छा। करियर 3300 से ज़्यादा हैं, 3300 से ज़्यादा करियर हैं। आस्क एक्सपर्ट। क्यों? ये करियर डिसीजन अगर मैं आपको बोलूँ शर्ट का, ये अमर चौधरी सर हैं, मेरे मित्र हैं, उनका एक एग्जांपल है, मैं उनसे उधार ले रखा है। ठीक है। मान लो शर्ट का पहला बटन गलत लग जाए तो मैं कितना भी टैलेंटेड हूँ, कितना भी आर्टिस्टिक हूँ, क्या नीचे वाले बटन सही लग जाएंगे? नहीं। पहला बटन आपका करियर है, आपका खुद का नॉलेज है कि आप कैसे हैं। उसके लिए आप कम से कम, मतलब एक नहीं, मैं तो कह रहा हूँ 2-2, 3-3 लोगों से एक्सपर्ट एडवाइस लीजिए, लेकिन एक्सपर्ट, क्योंकि अगले 70-80 साल तक जो उसने जीवन जीना है वो इस डिसीजन पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब लोग यहाँ पे कमेंट लिखने वाले हैं कि सर मतलब जिन्होंने गलत डिसीजन ले लिया कि उनकी ज़िंदगी बर्बाद होगी। नहीं, एवरेज हो गई। अब अगर एवरेज के लिए आए थे इट्स ओके, पोटेंशियल चाहिए भाई। आप तभी तो 50 साल की उम्र में कुछ नहीं कर पा रहे। जिसको अच्छा क्यों बोलते हैं यार मेरे को एनलाइटमेंट हो गया, तब मुझे एकदम समझ में बल्ब ऑन हो गया मेरा, वो बल्ब ऑन 14 साल की उम्र में हो सकता था, किसी एक्सपर्ट से पूछ लेते तो। सर हम लोग इतना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं डिग्रीज पे अपना करियर बनाने में, अगर हम थोड़ा सा पैसा पहले इन्वेस्ट कर ले जानने में कि क्या करियर सही है, तो शायद जो हम गलत डिसीजन लेके करियर बना के 40 साल की उम्र में रिग्रेट करते, वो शायद हमारा बच जाता, वो रिस्क बच जाता। बहुत ज़्यादा। ये तो रिसर्च बोलती है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट की रिसर्च बोलती है देयर आर 93% पीपल हु आर अंडर एम्प्लॉयड या अनएम्प्लॉयड। जबकि 93%, दैट्स ह्यूज। व्हाई? क्योंकि वो जिसको स्किल गैप बोलते हैं आजकल हम, कि स्किल गैप बहुत है। स्किल गैप नहीं है, आपके पास क्लैरिटी नहीं है कि आप इस काम के लिए बने हो। करने के बाद, उसमें से मैं भी हूँ, मैंने भी IT ग्रेजुएट किया, और उसके बाद जब मैं कोडिंग करने गया तो पता लगा मेरे बस की नहीं है, तो मैं भी घर वालों के 10-15 लाख रुपए फूक के बैठा हूँ। अच्छा। तो वो पहले पता लग जाता तो उनके पैसे बच जाते, लेकिन तब ट्रेंड चल रहा था, हमें भी नहीं पता था। तब तो कैरियर काउंसलिंग नाम का वर्ड भी नहीं था। काउंसलिंग मतलब ये था कि आपको PCM लेना है या PCB लेना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था, या कौन सा कॉलेज सेलेक्ट करना है। दैट इज कॉल्ड काउंसलिंग, दैट इज नॉट काउंसलिंग एक्चुअली, दैट इज अ कंसल्टेंसी, दैट्स नॉट काउंसलिंग। ठीक है सर, फिर कई लोग करियर चेंज करने का सोचते हैं 28 या 30 साल की उम्र में, एंड इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट डिसीजन। हर किसी के लिए इजी नहीं होता कि इतने आगे आ जाना अपनी लाइफ में, इतना करियर में आगे आ जाना, और फिर खुश नहीं है करियर में तो वो चेंज करने का सोचते हैं। तो कई लोग मना भी करते हैं उन्हें कि क्यों कर रहे हो, अब अच्छा तो चल रहा है, बट वो खुश नहीं है उस चीज़ में। तो आपका क्या कहना है कि करियर चेंज 30 साल की उम्र में सही डिसीजन है कि नहीं?
अगर मैं बोलूँ नहीं है तो मैं फिर लोग मुझे गाली देंगे। क्यों? क्योंकि मैंने 33 ईयर की, जब मैं 33 साल का तब मैंने चेंज किया था। आपने खुद हाँ, लाइव एग्जांपल है हमारे पास। 29 साल का था तब पहले मैंने पहला शिफ्ट लिया था। उससे पहले जो शिफ्ट लिया था मैंने 24 साल की उम्र में लिया था। आईटी वाला बंदा था, चला गया बैंकिंग में। 29 साल का जब हो गया, 30 साल का जब हो गया तो बैंक छोड़ दिया, बिजनेस करने लगा। बिजनेस मैं कर नहीं पाया, बिजनेस अच्छा था, मैं नहीं कर पाया, मेरा उसके साथ सेट नहीं बैठ रहा था। बिजनेस भगवान की दया से आज भी हमारा अच्छा चल रहा है, हमारी फैमिली संभालती है। लेकिन 33 साल की उम्र में पता लगा यार ये काम है तेरा साइकोलॉजी पे, तुझे लोगों से बात करने में मज़ा आता है, उनको कंसल्ट करने में मज़ा आता है, यू फील गुड। तो वहाँ पता लगा। तो करियर चेंज करने से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ मैंने एक गलती की, मैंने कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लिया। ओके। मैं ये कर सकता था कि जॉब के साथ साथ अपने पैशन को परस्यू करता, पैशन को आइडेंटिफाई करने के लिए सेल्फ डिस्कवरी करता, सेल्फ डिस्कवरी के लिए या तो मैं मेडिटेशन करता या किसी भी थर्ड पार्टी टूल जैसे ब्रेन मैपिंग टेस्ट हो गया, और भी बहुत सारे टूल हैं, किसी भी तरह का काउंसलिंग, उसकी हेल्प लेता और अपने आप को उस तक सेट करता जब तक मैं उस इनकम तक ना पहुंच जाऊं। क्योंकि अब आपके ऊपर फैमिली है। अब आप ऐसे एक डायलॉग नहीं मार सकते मैं पैशन के पीछे जाऊंगा। अरे नहीं यार, या तो शादी मत करता या फिर फैमिली मत संभालो, एक की तरफ लग जाओ, जब तक पैशन ना मिले तब तक करते रहो ये काम। हाँ मिल गया तो ऑब्वियसली आपको उस पर काम करना चाहिए। करते हो तो आपको बहुत, इसका कारण बताता हूँ आपको, बहुत सारे इम्पैक्ट पड़ते हैं। कैसे पड़ते हैं? बहुत ही एक डाइवर्सिफाइड थॉट में बता रहा हूँ आपको। ठीक है। मान लीजिए आपने सेल्फ डिस्कवरी नहीं की और आप इस जिद्दोजहद में लगे हुए हैं कि यार मुझे ना कुछ मिसिंग लग रहा है, और आप पैसा कमा रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली जब आप रिटायर हो रहे हैं यानी कि 50-55 के हो रहे हैं और आप बीपी या शुगर के साथ चल रहे हैं, कि वो क्यों आया? क्योंकि आपको एंजाइटी चल रही थी या डिप्रेशन चल रहा था कि आप वो नहीं कर पाए जो आप कर सकते थे। अब सवाल यहाँ इंपॉर्टेंट है, आपका काम था सही टाइम पर सही आइडेंटिफाई करना, लेकिन अब आपने क्या किया? एक बीमारी को अपने अंदर ले आए। ठीक है। जब वो बीमारी अंदर आ गई तो आपने अपने डीएनए को डेप्रिसिएट कर लिया। अब आप अपनी फैमिली को बड़ा कर रहे हो, बच्चे पैदा कर रहे हो, बच्चों के बच्चे हो रहे हैं, तो डीएनए अगर वीक है तो और वीक, क्योंकि शुगर के टाइम पर डायबिटिक हो जाता है, डॉक्टर पहला सवाल पूछता है आपकी फैमिली में किसी को डायबिटिक है? मतलब आपने अपने डीएनए से छेड़छाड़ करी। थिंक अबाउट इट। सर हमारे ये अगर एंजाइटी, डिप्रेशन ऐसी चीज़ों से हमारा डीएनए चेंज हो सकता है? पूरा चेंज हो जाता है। एंजाइटी कम फ्रॉम योर राइट ब्रेन एंड डिप्रेशन कम फ्रॉम योर लेफ्ट ब्रेन। Depression, what is depression? Depression is your past, you are traveling in the past. Am I right? Okay. Anxiety, when you are traveling towards future. Okay. And science says, Shastra says, Yoga says, be in present moment. हाँ. Life आपकी present moment में है. हाँ. अब आप बार बार आगे या पीछे travel करेंगे तो आप stable नहीं है, तो उससे क्या होगा? Obviously, आप anxiety create कर रहे हो तो indigestion का issue होगा. डिप्रेशन क्रिएट कर रहे हो तो आपको फूड डिसऑर्डर हो जाएगा, आपको पता नहीं लगेगा खाना खाना है या नहीं खाना, कितना खाना खाना ये पता नहीं लगेगा। तो दोनों से आपके डाइजेशन सिस्टम पे जब असर पड़ेगा, आपकी इंटेस्टाइन पे असर पड़ेगा, तो आपकी ऑब्वियसली जितने ब्रेन का काम क्या था? प्रोडक्टिव वर्क करना, और वो बेचारा लग गया खाना पचाने में। छोटा सा एग्जाम्पल है। Okay. अब ब्रेन का काम क्या हो गया? डाइजेशन। मैं आपको बहुत ब्लंडर बताता हूँ जो कॉमनली हर इंडियन कर रहा है। अगर मैं आपको बोलूँ नींबू पानी यहाँ पे मंगवा दीजिए, तो नींबू सुनते आपके मुंह में हल्का सा उसका टेस्ट आना शुरू हो जाएगा। हाँ. क्यों? नींबू वर्ड मेरे ब्रेन ने सुना है। और टेस्ट व्हाट डज दैट? इज अ सलाइवा। ठीक है। व्हाट इज अ सलाइवा? सलाइवा इज अ केमिकल विच इज प्रोड्यूस्ड बाय ब्रेन टू डाइजेस्ट दैट पर्टिकुलर ड्रिंक विच यू आर गोइंग टू टेक। ओके। अब मेरा सेंस लगा हुआ है मोबाइल पे और मेरे कान लगे हैं उसको सुनने में। मैंने एयरप्लग्स लगा रखे हैं या मैंने हेडफोन लगा रखा है और सामने खाना आ गया, मेरे ब्रेन को पता ही नहीं लगा कौन सा खाना है, कैसा खाना है, कौन सा उसके किस तरह का फूड है, तो वो कौन सा केमिकल ट्रिगर करे। ऐसा क्यों है? नींबू बोलने पे वैसा टेस्ट आ रहा है, अगर मैं आपको बोलूँ कि खीर खानी तो वैसा टेस्ट मुंह में आ रहा है, क्योंकि ब्रेन को पता है कि कौन सा केमिकल देना है। करेक्ट। अब मुझे पता ही नहीं है तो मुझे इंडाइजेशन होगा। क्यों होगा? क्योंकि ब्रेन को पता नहीं लगा। अब मुंह में जब खाना गया, वो पेट में गया, तब ब्रेन को पता लगा अच्छा ये है भाई। अब फिर बेचारा वो काम पे लगेगा, वो काम पे जो 40 मिनट का काम था अब वो 90 मिनट में होगा। अब 90 मिनट तक आप प्रोडक्टिव तो रहे नहीं, क्योंकि ब्रेन की पावर तो लग गई। ऐसे में आपका लीवर पे असर पड़ा, आपकी बाकी बॉडी पार्ट्स पे असर पड़ा, और आपने अपने पूरी हेल्थ के साथ बहुत ज़्यादा चांसेस ले लिए जो कि रिस्की हैं। सर ये चीज़ इवन मैंने भी बहुत पढ़ी है कि हमारे मेंटल कुछ भी इश्यूज़ हैं या जिस तरीके से हम सोचते हैं उसका बायोलॉजिकल या फिजिकल रिजल्ट हमें दिखता ही दिखता है। बिल्कुल दिखता है। हम एंजाइटी डिप्रेशन में हैं तो हमें बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, हमारी स्किन डल हो रही है, हमारे बाल झड़ रहे हैं, ये सब बायोलॉजिकल रिजल्ट्स हैं हमारे
मेंटल स्टेट का। एग्रीड, 100% एग्री, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो सर मेरे एक क्वेश्चन जो और आ रहा है कि आप ब्रेन स्टडी करते हैं तो ब्रेन में एक और चीज़ आती है ड्रीम्स या फिर सोना। तो एक बार आप मुझे बताइए कि आप कैसे देखते हैं ड्रीम्स को, कि सपने जो हमें आते हैं वो क्या है। जैसे स्लीप के 2 पार्ट हैं, वैसे तो बहुत सारे पार्ट्स हैं, लेकिन हाँ। मैं ऑडियंस को उन्हीं के लेवल तक हम बात करते हैं ताकि उनको जल्दी समझ में आए। ठीक है। एक वो स्टेट जो आपको सपने आ रहे हैं, ठीक है। जिसको बोलते हैं रैम स्लीप, हाँ। ठीक है। एक वो स्टेट जहाँ आपको सपने नहीं आ रहे हैं, जिसे बोलते हैं नॉन रैम स्लीप। हाँ। रैम मतलब क्या होता है? रैपिड आई मूवमेंट, यानी कि आपकी आंखें हिल रही हैं, आप सो रहे हो लेकिन आंखें हिल रही हैं, ठीक तो है। आपको सपने आ रहे हैं और आप उतना लाइवली इसको फील कर रहे हो, आप कई बार गिर जाते हो, उठ जाते हो। करेक्ट। तो यानी कि आपकी बॉडी सोई थी, ब्रेन नहीं। और इसको अगर साइंटिफिकली बात करें ओके। तो आप बीटा में जब थे, बीटा मतलब एक आपकी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी है, आप अल्फा में गए यानी कि सोने के लिए, रेस्ट करने के लिए गए, आप उसके बाद आप जा रहे हैं अपना थीटा में। थीटा तक जा रहे हैं। आप थीटा तक आ गए, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जो डीप स्लीप है जहाँ की आपकी बॉडी रिपेयर होती है, आपके सेल्स रिपेयर होते हैं, दैट इज़ योर डेल्टा। डेल्टा इज़ 90 मिनट साइकिल, जहाँ सपने आने बंद हो जाते हैं। उसके लिए चाहिए, उसकी दैट इज़ कॉल्ड डीप स्लीप, दैट इज़ कॉल्ड नॉन रेम स्लीप। ओके। लोग थीटा तक रुक रहे हैं, डेल्टा तक जा ही नहीं रहे हैं। तो इस ओके। वजह से नींद 6 घंटे की है, डीप स्लीप है नहीं। और इसीलिए हम सुबह जब उठते हैं तो हमें थकान फील होती है। थकान फील होती है, बहुत ज़्यादा लथार्जिक से, Correct. बॉडी एकदम पेन हो रही है, क्योंकि आपके पास इसी वजह से एजिंग हो रही है, क्योंकि आपने अपनी बॉडी को रिपेयर होने का टाइम ही नहीं दिया। ओके। इसी वजह से जब जो डॉक्टर बोलते हैं ना 8 घंटे, वो ये मान के चलते हैं कि यार 8 घंटे में कम से कम एक बार तो वो 90 मिनट की साइकिल ले लेगा। वहीं योगीज हैं जो 3 घंटे की नींद लेते हैं। भी बोला जाता है जो श्री श्री रविशंकर जी 4 घंटे से ऊपर नहीं सोते। सदगुरु हैं जो कहते हैं वो 3-4 घंटे से ऊपर नहीं सोते। अच्छा। स्वामी विवेकानंद जी के लिए बोला जाता था, क्या था उनके पास? क्योंकि उनको डीप स्लीप लेने की आदत थी, जो मैं मतलब जो साइंस बोलती है, ठीक है ना। सर मैं तो 9 घंटे सो के भी उठती हूँ तो थकी हुई उठती हूँ। तो सर मेरे को भी जानना है ये चीज़, फिर मैं अपनी स्लीप कैसे इम्प्रूव करूँ कि मुझे थका हुआ फील ना हो। देखो पहले तो सोने के बहुत सारे नियम हैं, जैसे कमरा ठंडा होना चाहिए, डार्कनेस अच्छा। एक तो आजकल लाइट पोल्यूशन बहुत हो रहा है। लाइट मतलब आपने लाइट जला रखी है, अंधेरे में मेरे ब्रेन को मैसेज ही नहीं जा रहा कि अब अंधेरा हो गया तो मुझे सोना है। तो उसके सोने के लिए डीप स्लीप के लिए चाहिए मेलाटोनिन। करेक्ट। अब मेलाटोनिन नहीं अगर ट्रिगर हो रहा तो आपको डीप स्लीप कैसे आएगी? हमारी सर्काडियन रिदम। सर्काडियन रिदम, अच्छा सबकी सर्काडियन रिदम भी अलग अलग होती है, अच्छा। स्पेशली एट द एज ऑफ एकेडमिक एज में। क्योंकि अगर आपने देखा हो कुछ बच्चे लेट नाइट पढ़ के राजी हैं हाँ। और कुछ बच्चे अर्ली मॉर्निंग या दिन में पढ़ के। ठीक है। अगर किसी का टेम्पोरल लोब बहुत एक्टिव है, एक्टिव का मेरा मतलब ये है कि बहुत पावरफुल मिला है उसको, सेंसिटिव टुवर्ड्स साउंड्स, वो रात को लेट तक पढ़ेगा। अब आपके पेरेंट आए, पेरेंट ने आके किताब बंद कर दी, रात को लेट नहीं पढ़ना अच्छा नहीं होता, लिखा हुआ है सुबह 4 बजे उठना चाहिए, 4 बजे उठने की पावर नहीं है उसके पास, अब वो रात को पढ़ नहीं पा रहा, सुबह पढ़ नहीं सकता, इसलिए उसकी धीरे धीरे पढ़ाई वीक हो जाती है। तो क्या सही है कि उसे रात को पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए, ये आपकी सर्कैडियन साइकिल भी है, ठीक ओके। है। अब यहीं पे अब ऐसा व्यक्ति अगर रात को लेट तक पढ़ रहा है तो उसकी स्लीप का साइकिल अलग है। उसके लिए उस कमरे को अंधेरे में रखना या फिर ब्लाइंड फोल्ड का यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि ब्रेन को मैसेज आए कि अंधेरा हो गया है। फिर भी अब इसमें देखना पड़ेगा कि आपकी काइनेस्थेटिक एनर्जी कितनी है, उसको चैनलाइज कर लिया तो आपको नींद आएगी, नहीं तो आप रेस्टलेस रहेंगे, करवटें लेते रहेंगे। तो ऐसे जो लोग हैं करवटें बदलते रहते हैं, रेस्टलेस रहते हैं, उनकी काइनेस्थेटिक एनर्जी चैनलाइज नहीं है। जिनको बहुत ज़्यादा विचार आते हैं उनका कॉग्निटिव शफलिंग पे काम करना पड़ेगा, जो हमने टेक्निक पहले हमने सीखी है। ये सब आप बता सकते हैं एनालिसिस करके सब कुछ ये तो सब बहुत डिटेल में, बहुत डिटेल में। कि इसको रात को पढ़ने की आदत है तो ये इसके लिए सही है? सही है इसके लिए ऐसा ये बच्चा कैसा है, पढ़ने के बाद खेले या खेलने के बाद पढ़े, अच्छा। दोनों चीज़ों में फ़र्क है। तो ब्रेन अपने अपने हिसाब से है, तो दोनों चीज़ों में फ़र्क है। तो आपको अगर डीप में पता है तो आप उसके अकॉर्डिंग अगर पढ़ाएंगे, जैसे सिंपल सी बात है, हर चीज़ के नियम हैं। जैसे आपके पास गाड़ी है, मेरे पास भी गाड़ी है, अगर सेम गाड़ी को मैं अगर फर्स्ट गियर के अंदर 50 की स्पीड पे चलाऊं तो क्या होगा? गाड़ी हीट हो जाएगी, हाँ। गर्म हो जाएगी। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? गियर शिफ्ट करना, उसके नियम पता होना चाहिए, भी सेकंड गियर में कब चलानी क्या चाहिए, रूल्स है? और उसके बाद ये भी पता होना चाहिए अगर एवरेज लेनी है, माइलेज लेनी है, तो उसमें एक रेशो दिया हुआ है, इतनी स्पीड पे इस गियर में चलाओगे तो आपकी गाड़ी माइलेज अच्छा देगी, परफॉर्म बेटर करेगी, और आपकी गाड़ी को जो उसको राइड का जो आनंद लेना है, जो इन्जॉय लेना है, वो भी ले पाओगे। सेम विद द बॉडी, बॉडी पता कर लो कैसी है, ब्रेन पता कर लो, तो आप लाइफ का एंजॉय कर पाओगे, अपने ब्रेन को एंजॉय कर पाओगे। सर एक ना बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा डीप है,
हम सबकी लाइफ में कभी ना कभी मैं नहीं चाहती कि सब ये चीज़ फेस करें, बट कई बार कुछ ऐसे सिचुएशन आती है जिससे हमें ट्रॉमा एक्सपीरियंस होता है। कुछ बुरा होता है हमारी लाइफ में तो ट्रॉमा होता है। तो हम अपनी लाइफ में ऐसा कोई इतना बड़ा नेगेटिव इवेंट अगर फेस कर रहे हैं तो उससे हमारे ब्रेन में क्या इफेक्ट पड़ता है? देखो, ट्रॉमा ना 2 जगह स्टोर होता है, डिपेंड करता है। एक तो फिजिकल ट्रॉमा हुआ, तो फिजिकली मसल्स के अंदर स्टोर हो गया तो वो अलग तरह से। अच्छा। मसल्स मतलब जैसे मान लो आपको कभी जैसे इंजेक्शन लगाओ, किसी को अचानक या बर्न हो गया हो, हाँ। या इलेक्ट्रिक शॉक लगाओ, तो मसल्स को याद है। ठीक है, आप देखो आपके मसल्स पे कोई भी चोट लगी हो तो वो कभी भी वो निशान नहीं जाता। हाँ। मसल्स नहीं भूलती, ब्रेन भूल जाता है। ठीक है, अच्छा, तो मसल मेमोरी होती है। मसल्स मेमोरी होती है। अब मसल्स नहीं भूलती तो ऑब्वियस सी बात है वो आपको उस टाइम पर रिफ्लेक्सेस देती है, क्योंकि आपके ब्रेन में क्या चला गया, उसका एक्सपीरियंस चला गया। हाँ। सेम ऐसे ही आपके पास लॉन्ग टर्म मेमोरी कैसी है, शॉर्ट टर्म मेमोरी कैसी है, इमोशनल मेमोरी कैसी है। तो आपका ट्रॉमा कहाँ जाके स्टोर होगा, तो वो ट्रॉमा आपके ब्रेन के अलग अलग हिस्से में जाके स्टोर भी होता है। जैसे एक रिसर्च भी हुई थी, जब अमेरिकन सोल्जर्स थे, जब इराक के अंदर थे, इतने साल बिताए, जब वो वापस आए ना, कहा जाता है उनको PTSD की प्रॉब्लम होगी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। करेक्ट। बहुत इंटरेस्टिंग एक डॉक्टर हैं, बहुत ही हम्बल इंसान है, डॉक्टर गैरी क्रेग। ओके। उन्होंने एक इन्वेंट की एक नई टेक्निक जिसको बोला जाता है EFT, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। हाँ जी। और वो टेक्निक इतनी पावरफुल थी कि आप खुद से अपने आप को हील कर सकते हो साइंटिफिकली। ठीक है, इट्स नॉट लाइक दिस कि ये कोई सूडो साइंस है या ऐसे प्योर साइंस। कैसे होता है सर ये? टैपिंग लाइक आपके जितने भी तरह के इम्यून सिस्टम से रिलेटेड इश्यूज होते हैं या कोई स्ट्रेस होता है, अलग अलग जगह पे स्टोर होता है। ठीक है। ये जैसे थाइमस पॉइंट है, यहाँ पर आपका इम्यून सिस्टम स्टोर होता है। ठीक है, यहाँ से आप इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग भी ठीक है। आपको याद है जब भी पहले घर में कोई कैजुअलिटी हो जाती थी तो जितने भी लोग हैं वो ऐसे छाती मार मार के से रोते थे। व्हाट इज दैट? तो वो थाइमस पॉइंट को टैप कर रहे हो आप, जहाँ पे स्टोर हो रहा है। ओके। अब मेरा इमोशन था, कोई भी इमोशंस, वो अगर मेरी बॉडी में स्टोर हुआ तो यहाँ स्टोर हुआ, तो मैंने यहाँ टैप किया, टैप करने से वो जगह खाली होगी। अब मैंने अफर्म किया, आई एम हैप्पी, आई एम वेल, आई एम फिट एंड फाइन, तो नई एनर्जी यहाँ पे स्टोर हुई। ऐसे यहाँ टैप, ये टैप, जैसे बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हो तो आप यहाँ पे इसको टैप करो इस तरह से, यहाँ से आप रिलैक्स हो जाओगे। ये वाला जो पॉइंट है, आईब्रोज जहाँ एंड हो रही हैं, ठीक है, तो वहाँ टैप करो, आप रिलैक्स हो जाओगे। तो टैपिंग विद अफर्मेशंस, इंटरेस्टिंग क्या है, उन्होंने सबके लिए फ्री रखा है। आप जाइए गूगल पे, कोई पैसे नहीं ले रहे हैं, उनकी बहुत सारे रिसर्च हैं, बहुत सारी रिसर्च हैं। मेरे को अभी भी याद है, एक मैं सेशन ले रहा था, ये बात है 2022 की, तो हमारे उस सेशन में एक मेजर भी आई हुई थी जिनकी पोस्टिंग कभी JNK में रही होगी। ओके। तो मैं EFT सिखा रहा था वहाँ पे, तो उन्होंने बाद में एक्सपीरियंस ये किया कि मुझे इसका नाम नहीं पता था, लेकिन उनके साथ कुछ एक्सीडेंट हो गया था JNK के अंदर, तो चोट लगी थी। तो ऐसा था तब उनको एनेस्थीसिया नहीं दिया जा सकता था, क्या मुझे टैपिंग करवाएगी ताकि मुझे पेन नहीं हो, और उन्होंने स्टिचेस लगाने थे। तो इतनी पावरफुल है। टैपिंग से हमें पेन फील नहीं हो सकता? पेन कम हो जाता है आपका वो आर्मी में यूज़ किया गया उस टेक्निक को, उनको वर्ड नहीं पता था उसका। तब उस दिन उन्होंने मुझे बताया कि एक्चुअली में ये मेरे साथ भी हुआ, उनके साथ हुआ था ये, क्या मुझे टैपिंग करवाई, फिर मेरे स्टिचेस लगाए, उन्होंने निशान भी दिखाया, मेरे निशान है देखो। तो मतलब इस टेक्निक से हम अपना पेन को कम कर सकते हैं? फिजिकल और मेंटल दोनों। क्या बात कर रहे हैं सर? और फ्री में अवेलेबल है, लेकिन ढंग के कोच से सीखना। सर एक दो बताइए, जैसे मैं आपको प्रॉम्प्ट देती हूँ, आप बताइए कि कहाँ टैप करना चाहिए। बताइए। तो सपोज टू अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन, अपने इसको सिंपल करते हैं, ठीक है, अपने काम करते हैं, हम एक जेनरिक 9 पॉइंटर्स ले लेते हैं ओके, कि जिसमें सारी प्रॉब्लम आ जाएंगी। ठीक है, हम ऑडियंस को दें तो फिर मैक्सिमम दें फिर हम। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ये स्पेक्स उतार देता हूँ, हाँ आपको जी। बताता हूँ। तो एक साइकिल चलाएगी हमें, साइकिल में मैं पॉइंट बता रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट इज दिस, 2 फिंगर्स, ठीक है, नेल्स का ध्यान, यहाँ टैप कर लिया। ठीक है, सेकंड, ये आईब्रोज यहाँ खत्म हुई है, 2 फिंगर्स यहाँ टैप कर लिया, 2, थर्ड यहाँ पे आ गई, ठीक है। फिर ये आपके इस नोज के जस्ट नीचे यहाँ जगह बनी हुई है, 4th, फिर यहाँ चिन पे, यहाँ शेम होती है, कई बार हम शर्म फील करते हैं, हमारा इंसल्ट हो जाता है, इंसल्ट वाली जो मेमोरीज है वो यहाँ स्टोर हो जाती हैं। ओके, तो यहाँ आप कभी सोचो, आप कई बार यहाँ पर आप हाथ लगाते हो बहुत से, या जब सोचते हो तब भी हाथ लगाते हो, हाँ हाँ, तो यहाँ आ जाता है। फिर यहाँ ये कॉलर बोन बनी हुई है, 2 ये हड्डियाँ बाहर हैं, बोन्स बाहर हैं, तो यहाँ पे टैप कर लिया आपने। ठीक है, फिर आर्म पिट्स हैं आपके, तो यहाँ पिट्स पे आपने स्टोर कर Okay. लिया। फिर रिब्स है हमारी, ये रिब्स की, इस जहाँ पे रिब्स यहाँ से शुरू, यहाँ पे टैप कर लिया,
ठीक फिर है। लास्ट इसको क्लोज क्या करना है, ये दैट इज कॉल्ड सहस्त्रार चक्र, या जिसको हम बोलते हैं हमारी जो ग्लैंड है यहाँ पर पिट्यूटरी पीनल ग्लैंड का जो मिक्सचर है, जहाँ पर हमारा मेसेंसेफ्लॉन भी बोला जाता है यहाँ पर हाँ है। जी। तो यहाँ पे आपने टैप कर लिया, तो आप ऐसे 9 1 2 ऐसे आप ले सकते हो, अफर्मेशन दे सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आप किसी चिंता में हैं ठीक है। और आपने उस चिंता का नंबर दिया 10, कि मैं इस टाइम इतना परेशान हूँ कि 10 नंबर दे रहा हूँ इसको, ओके, क्वांटिफाई कर लो इसको। अब आपने टाइप किया आई एम फाइन, मैं चिंता में हूँ लेकिन मैं मानता हूँ, ठीक है, कोई बात, एक्सेप्ट कर रहा हूँ अपने आप को, मैं चिंता में हूँ लेकिन अपने आप को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं ठीक हो जाऊँगा, आई एम वेल, आई एम वेरी वेल, इट्स ओके, आई एम ए कॉन्फिडेंट पर्सन, आई एम ए कॉन्फिडेंट पर्सन, आई एम ए कॉन्फिडेंट, मैं हर समस्या से बाहर आ सकता हूँ, मैं हर समस्या से बाहर आ सकता हूँ, आई एम वेरी वेल, लोग मेरे साथ हैं, आई एम हैप्पी, आई एम रियली हैप्पी। उसके बाद लास्ट में आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम हैप्पी, आई एम काम एंड रिलैक्स। अब आपने सिर्फ चेक करना है आप 10 से 9 पे आ गए क्या, 8 पे आ गए क्या, 7 पे आ गए क्या, 6 पे आ गए क्या, नंबर दे लो। अब मान लो आप 10 से 7 पे आ गए, एक बार और राउंड कर लो, 7 से आप 5 पे आ जाओगे, एक और राउंड कर लो, 3 पे आ जाओगे, रोज कर लो। कौन से पैसे लग रहे हैं? सर मैंने अभी जो आपने किया, मैंने इसकी एनर्जी फील करी है यहाँ अरे वाह, बैठे हुए, क्या बात। मजाक से हट के। एंड मैंने यही नोटिस किया कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं हम उतना बेटर चीज़ें बोल रहे हैं अपने बारे में। बिल्कुल। So तो that- आपका साइकिल है एक्सेप्ट एंड एक्सेप्टेंस, आपको गिल्ट से बाहर ले आती है, तब आप नए हो जाते हो। So that was very beautiful and even Thank you. I will try this and Sure. I hope हमारी ऑडियंस भी ट्राई करके देखे इसके 100% रिजल्ट्स और कमेंट करिए। देते हैं। सर एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सबकी लाइफ में और उसका ऑपोजिट चीज़ है सेल्फ डाउट। हम्म। तो सेल्फ डाउट कम करना और कॉन्फिडेंस बढ़ाना, इसकी एक टिप दीजिए सर। इसका मुझे जो सबसे ईजीएस्ट वे लगता है, सबसे ईजी और प्रैक्टिकल, बिना पैसा लगाए, इंटरेस्टिंग है, किसी काउंसलर के पास जाने की जरूरत नहीं है, कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना सा डायरी ले लीजिए, ठीक है। अच्छी सी डायरी, और आपने एक ही काम करना है। मेरे साथ आज पूरे दिन में कौन सा अच्छा इंसिडेंट हुआ, ठीक किसी है। ने मुझे ना बड़े प्यार से स्माइल कर दी, किसी ने मुझे मेरे कंधे पे ना टैप कर दिया, यार मज़ा आ गया, या आज पूरे दिन मुझे डांट ही नहीं पड़ी, ओके। मेरा कुछ दिन एक बहुत अच्छी अच्छा है, चीज़। अच्छी लिखा, उससे रिलेटेड इवेंट सोचने हैं सिर्फ। ठीक है। नेक्स्ट डे उतना, फिर आपने लिखा यार मुझे ना इसको खाने से बड़ा मज़ा आया आज, ठीक है। या इस चीज़ पे ना मैंने किसी को ऐसा कुछ किया और मुझे बड़ा इंटरेस्ट, मुझे बड़ा जॉय फील हुआ। ठीक तो है। आपने माइक्रो ऑब्जर्व करना अपने बारे में। विद इन 7 days आपको अपने बारे में इतनी बातें पता होंगी, इतनी बातें पता होंगी, आपने सोचा भी नहीं हो। जब हम बोलते हैं ना यार मेरी लाइफ ख़राब है, आप जब 7 दिन वो लिखोगे आपको पता लगे यार आपकी तो लाइफ तो बहुत बढ़िया है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं जितना मैंने जनरलाइज कर दिया अपने आप को। मैं आपको एग्जांपल बताऊं, एक बार क्या हुआ, बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैंने पहले भी एक बार शेयर किया है। हमारे पास एक कपल आया, आपस में भिड़े हुए तो तभी हमारे पास आए थे, अब आपस में बहस चल रही है, सारी ज़िंदगी लड़ाई चलती रही है हमारी, आज ठीक 15 है। साल हो गए हैं। मैंने कहा ठीक है जी, मान लेते हैं। मैं कहा पहले कितने दिन पहले लड़े थे? अभी 1 घंटा पहले लड़े थे। मैं कहा काम करते हैं, डायरी लेते हैं। मैंने उनको दोनों को एक पेपर दिया। ठीक है। मैं कहा आप बताओ आपकी लड़ाई कब हुई थी, आप बताओ आपकी कब हुई थी। तो वो उनको काम दिया, तो उन्होंने ना ऐसे कुल मिलाकर को 30-35 दिन लिख दिए। अच्छा। मैंने कहा 365 दिन में से 35 दिन लड़ाई हुई है, यानी कि 10% हुआ है, 90% तो सही थे। और आपने जनरलाइज स्टेटमेंट क्या पास किया, सारी बहुत ज़िंदगी लड़ाई होती रहती है। तो जनरल स्टेटमेंट से आपके दिमाग में नेगेटिव मेमोरी बनती है, नेगेटिव मेमोरी की वजह से आपका बिलीफ सिस्टम नेगेटिव होता है। जब बिलीफ सिस्टम नेगेटिव होता है तो आपको सेल्फ डाउट आता है, सेल्फ डाउट से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस शैटर्ड हो जाता है और आपकी लाइफ हेल हो जाती है। बेसिकली इट्स अबाउट की लुकिंग एट द ब्राइटर साइड। ब्राइटर एंड इन ए क्वांटिफाइड मैनर। ठीक है। हमेशा जेंडरिक मत, हमेशा बी बैठे बैठे स्पेसिफिक, बोलना नहीं, स्पेसिफिक रहना। बी स्पेसिफिक, बहुत क्लियर, जितना क्लियर कम्युनिकेशन। जैसे खुशी आप मुझसे क्या बात करने वाले हो, कितनी देर हम बात करने वाले हैं, सारी डिटेल में, ऐसे नहीं हाँ चलो ठीक है मिल लेंगे, अरे कितने बजे मिलेंगे, टाइम, बी स्पेसिफिक। ओके। इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अपने आप से बात करना आना चाहिए, दूसरे से पहले अपने आप से बात करना आना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। 100%, वो भी क्वान्टिफाइड मैनर में। ठीक। बहुत अच्छा लगा सर। एक लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी एंड दिस एपिसोड, क्योंकि आप इतना अच्छे तरीके से समझा पाते हैं चीज़ें और आप करियर काउंसलिंग में भी हैं, तो बहुत जाने वाले हैं बच्चों के 12th के क्लास के बच्चे अब बहुत बड़ा अपने लाइफ के एक स्टेप में आ रहे हैं, तो उनका टाइम आने वाला है कि वो एक करियर चूज़ करें। तो एक कोई टिप उनके लिए कि वो ऐसी स्टेज में क्या कर सके, एक्सेप्ट करियर काउंसलिंग, वो क्या कर सके अपने आप के लिए। देखिए हर ब्रेन अलग अलग होता है। पहली बात, सबसे बड़ी जो गलती कर रहे हैं हम, वो है या तो हम ट्रेंड के चक्कर में फंस जाते हैं, अभी ट्रेंड चल रहा है वीडियो एडिटिंग का, हाँ। या कैमरे पे आने का, या स्टार्टअप करने का, या बिजनेस हाँ। करने का।
इस ट्रेंड के चक्कर में मत फंसना, क्योंकि अगर आपको नहीं पता कि आपकी ब्रेन की स्ट्रेंथ क्या है तो आप इस चक्कर में फंसोगे और आगे जाके फिर गाड़ी ठोक दोगे। ओके तो आपको नियम नहीं पता, तो आप ट्रेंड के चक्कर में मत फंसो, सेल्फ डिस्कवरी पे ध्यान दो। और मैं अभी ना, हाँ, तो मैं आज बड़ी शानदार शख्सियत से मिल के आया हूँ, उसका नाम है हर्षक सिन्हा। अच्छा। मतलब 15 साल की उम्र में ये डिस्कवर कर लिया कि कुछ करना है, और कुछ करने के चक्कर में इतना कुछ क्या, ऐसा नहीं कि पढ़ाई छोड़ दी, पढ़ाई भी करी, अपना पैशन भी फॉलो किया, स्किल भी सीखी, और आज 21 साल की उम्र में मल्टी मिलियनियर कंपनी चला रहे हैं, 21 साल की उम्र में मर्सिडीज चला रहे हैं, 21 साल की उम्र में बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ डील साइन कर रहे हैं, जस्ट इन द एज ऑफ 21। क्या बात है बिकॉज सर। ही नो वेरी वेल, वो बात वो करता है, वो सिर्फ करेक्टर की बात है। अपना करेक्टर इतना स्ट्रांग बिल्ड कर लो कि लोगों को आप पे ट्रस्ट हो जाए। करेक्टर शुड बी मैक्सिमम, मतलब आपको पूरा ताकत लगनी चाहिए करेक्टर बिल्ड करने पे। सर ये तो सक्सेस स्टोरी बहुत इंस्पिरेशनल होगी हमारी बहुत। ऑडियंस के लिए। बहुत, मतलब ही इज़ अ जेम। मतलब मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, लेकिन मैं जब उससे मिला, उसकी वाइब्स, उसकी जो डेप्थ है, नॉलेज है, दैट इज़ रियली ऑसम। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर हमें अपना pleasure. टाइम देने के लिए। मुझे बहुत मज़ा आया आज आपके साथ बात करने में। आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। बहुत अच्छा लगा, एंड थैंक यू सो मच कि आपने इतने सुंदर, इतने बढ़िया प्लेटफॉर्म को हमें बुलाया और हमें मौका मिला अपनी बात को सही तरीके से रखने का, एंड मच ग्रेटिट्यूड फॉर दैट। इट्स आवर ऑनर सर, एंड थैंक यू ऑडियंस हमारे साथ एंड तक जुड़े रहने के लिए। सो नेक्स्ट एपिसोड आएगा फ्राइडे 9 PM। कीप वॉचिंग नमर टॉक्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड जितना ज़्यादा आप नमर टॉक्स के साथ जुड़े रहेंगे हम उतना आपके लिए वीडियोज़ लाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट फ्राइडे। रख दे तू कोई दिल विच गल्लां, रब दिया बंदिया तू सब जाने, अपने अंदर लेके तुरदा, क्यों फिक्रां विच पल तू गवावें, ले जा कुछ राज तेरे कट अपने